इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को Node.js स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। Node.js में अपनी प्रोग्रामिंग करियर में मैंने कई चीज़ें सीखी हैं और वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर पैक करने वाला हूं और आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक Node.js सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी Node.js यूज़ नहीं किया, आप लोगों को इंस्टॉलेशन से लेकर आपका हाथ पकड़कर आप लोगों को ऐसे मकाम तक लेकर जाऊंगा कि आप लोग खुद से Node.js एज अ बैकएंड इस्तेमाल कर पाएंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई थी जब मैंने स्टार्ट किया था Node.js से। आप लोगों को वो चीज़ मैं बताऊंगा और हम लोग यहाँ पर एंड में, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि यार इस चैनल पर मैं बिल्कुल भी थ्योरी पर भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं इनफैक्ट अपनी लाइफ में ही थ्योरी पर भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं एक हैंड्स ऑन पर्सन हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि प्रोजेक्ट्स बना कर सीखता है और सिखाता है, और वही हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मुझे ये कोर्स स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अगर आप भी उतने एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट करें दिस वीडियो इज हेल्पफुल और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उससे मुझे मालूम चलेगा कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और मैं इस तरह के और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, वहां पर Node.js के रहस्य का खुलासा करते हैं और ये देखेंगे वहां पर कि Node.js में क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको अपनानी चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो कि मैं पर्सनली अपनाता हूं अपनी Node.js वेबसाइट्स को डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक ले जाने के दौरान। तो चलते हैं बिना देरी किए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और हम लोग अब यहाँ पर Node.js के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी पेस बिल्ड करके हम लोग Node.js में देखेंगे कि किस तरह से आप लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशंस को बना सकते हो। इससे पहले कि हम लोग Node.js के बारे में सीखें, हम लोग सीखेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में कि क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। हम लोग पहले क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बेसिक्स को समझ लेते हैं। मान लीजिए क्लाइंट है टीना जो कि लैपटॉप का इस्तेमाल करके वेबसाइट्स को एक्सेस करती है, और उसी के साथ साथ एक दूसरा बंदा है बॉब जो कि एक वेब डेवलपमेंट कंपनी को मैनेज करता है और उसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉइज इस तरह के वेब डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। अब मान लो टीना इंटरनेट पर जाकर www.google.com जैसी वेबसाइट को एंटर करती है। जैसे ही टीना ऐसा करेगी तो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर की तरफ जो कि आपकी टीना से बॉब के सर्वर की तरफ जाएगी। ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स अब इस सर्वर को देना पड़ेगा। ये सर्वर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद टीना को कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। ये रिस्पॉन्स टीना को अपने लैपटॉप में देखने को मिलेगा। तो टीना ने रिक्वेस्ट भेजी, टीना को बॉब के सर्वर से रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद वो रिस्पॉन्स वो अपने लैपटॉप में व्यू कर पा रही है। तो क्लाइंट साइड को हम लोग फ्रंट एंड भी बोलते हैं और सर्वर साइड को बैक एंड भी बोला जाता है। तो फ्रंट एंड बैक एंड बेसिकली क्लाइंट सर्वर ही होते हैं। तो ये था क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड इन अ नटशेल। टीना ने google.com जैसी वेबसाइट को विजिट कर लिया और बॉब ने अपने एम्प्लॉइज के साथ इस तरह के सर्वर्स को मेंटेन किया और उन सर्वर्स के थ्रू रिस्पॉन्स को सर्व किया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि Node.js यहाँ पर कहां पर फिट होता है, और इसका जवाब है कि Node.js आपका बैकएंड में फिट होता है। आप लोग बैकएंड में Node.js का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि जावास्क्रिप्ट ही यूज करता है। अगर मैं क्लाइंट साइड की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है वो यूज कर रहा है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ही। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है उसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पर इस्तेमाल हो रही है और बैकएंड में Node.js इस्तेमाल हो रही है। अब ये Node.js की जगह PHP भी हो सकती थी, Django भी हो सकती थी, Flask भी हो सकती थी, Ruby on Rails भी हो सकती थी। तो इस तरह की बहुत सारी बैकएंड लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन Node.js को एज अ बैकएंड यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग को सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीखनी है। मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेब डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए सीखनी ही पड़ती है। तो फ्रंट एंड के लिए तो वो लोग जावास्क्रिप्ट सीखते ही हैं, उनका उसी से बैकएंड के लिए भी काम हो जाता है। तो एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। हम लोग Node.js क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं इंटरनेट पर और गूगल से Node.js को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सीधा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अब मैं Node.js को इंस्टॉल करूंगा। तो मैं गूगल पर सिंपली लिख दूंगा Node.js इंस्टॉल और Node.js को इंस्टॉल करूंगा nodejs.org नामक वेबसाइट से, जो कि ऑफिशियल Node.js की बाइनरीज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं ज़्यादा टेंशन ना लिए वो विंडोज़ इंस्टॉलर पर क्लिक करूंगा। मुझे विंडोज़ के इंस्टॉलर्स मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए। मैं विंडोज़ के इंस्टॉलर्स को डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड करने के बाद ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगे इनको बिल्कुल ही किसी गेम की तरह, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लूंगा। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि Node.js क्या होता है, तो 2009 में रायन डाल ने एक
बहुत अनोखा सर्कस करा। अब वो सर्कस क्या था मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्रोम ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से चलती है, ये हम सबको मालूम है, और उस टाइम पर जावास्क्रिप्ट लिखना भी डेवलपर्स को बहुत इंजॉइंग लगता था। अलग अलग बैकएंड की लैंग्वेजेस से डेवलपर्स काफी परेशान थे, और रायन डाल ने क्या किया कि उन्होंने जावास्क्रिप्ट को रन करने वाले क्रोम के V8 इंजन को ही यूज कर लिया एक C++ प्रोग्राम में। जो गूगल क्रोम के अंदर जावास्क्रिप्ट रन होती थी वो V8 इंजन की सहायता से होती थी। तो ये रहा V8 इंजन, ये रहा C++, और रायन डाल ने दोनों को मिला दिया, यानी कि उन्होंने क्रोम के V8 इंजन को C++ प्रोग्राम के अंदर डाल दिया और एक एग्जीक्यूटेबल बनाई node.txt। अब ये node.txt को आप कहीं पर चला सकते हो, आप लोग उसको अपने कंप्यूटर में चला सकते हो और एज अ बैकएंड सर्वर पर भी चला सकते हो। जब उन्होंने इस आइडिया को लोगों के साथ शेयर किया तो फ्रंट एंड डेवलपर्स को खासकर ये आइडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उनको जावास्क्रिप्ट तो पहले से आती ही है। अब बैकएंड में भी जब वो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात उन लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती थी। तो Node.js को अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं तो ये है जावास्क्रिप्ट विच एग्जीक्यूट्स ऑन द सर्वर। और अब जो Node.js है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि आप लोग इसको बहुत ही सेफली अपने बैकएंड में, अपने सर्वर में एज अ बैकएंड इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं और Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये फाइल जो कि हमने डाउनलोड करी है इसको मैं रन करूंगा और इसको इंस्टॉल कर लूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करूंगा। आप लोग अगर हो सके तो उसको याद भी कर लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करना, वापस से नेक्स्ट पर क्लिक करना, वापस से नेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना, इंस्टॉल पर क्लिक करना, और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो Node.js है इसका जो वर्जन हमने डाउनलोड किया है वो 14.17.1 है। जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14.17.1 लेटेस्ट वर्जन है। आपके टाइम पर ये डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आप थोड़ा सा भी देर से देख रहे हो इस वीडियो को तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ये वर्जन, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं Node.js के अंदर वो बहुत ही माइनर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो होते हैं वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसी टेंशन मत लेना कि यार मेरा वर्जन अलग है और आपका वर्जन अलग है। बिल्कुल भी ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और Node.js को रन करेंगे। अब जैसे आप लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करके अपने Node.js को रन करेंगे तो आपको एक Node.js का रेपल मिलेगा जो कि कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा दिखेगा। आप यहाँ पर सिंपली जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पर अगर 5+5 लिखूँ तो मुझे 10 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर console.log 45 मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर और एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर 45 मिलेगा। अब मान लो मैं एक जावास्क्रिप्ट का कांस्टेंट बनाता हूँ, उसमें मैं 34 लिखता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर a लिखता हूँ तो 34 आ जाएगा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब एक बात मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेटेस्ट से लोकल स्टोरेज, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं लोकल स्टोरेज लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है, एक एरर लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखता हूँ अगर, तो भी मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। मान लो मैं गेट एलिमेंट बाय ID ER4 लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं एंटर मार रहा हूँ तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड देखने को मिल रहा है। यही चीज़ अगर मैं कंसोल में लिखूंगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल में इंस्पेक्ट करके तो मुझे एरर देखने को नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न ये है कि जो आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है और जो आपके Node.js में यानी कि आपके सर्वर पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है उसमें कुछ छोटे से डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपका अवेलेबल नहीं होता है, उसी के साथ साथ लोकल स्टोरेज API अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा बिल्कुल आप जावास्क्रिप्ट को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो Node.js के अंदर। Node.js की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी है जिसको हम टाइम टू टाइम रेफर करेंगे। हम लोग यहाँ पर अब Node.js के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे और VS कोड को खोलेंगे। अगर आप लोग को नहीं पता VS कोड क्या होता है तो आप लोग VS कोड इंस्टॉल लिखकर यहाँ से VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी गेम की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने VS कोड इंस्टॉल करना आप लोग को कई बार बताया हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जल्दी से VS कोड को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं भी इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी VS कोड को इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि एक फोल्डर के अंदर आएंगे और उसमें VS कोड को खोलेंगे। और उसमें VS कोड को खोलने का फ़ायदा हमारा ये होगा कि यहाँ पर हम लोग आराम से अपनी स्क्रिप्ट्स को रन कर पाएंगे और यहाँ पर Node.js के जादू को देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, जो कि मुझे बालों में सबसे ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ जेलीफिश थीम।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना है। तो वो ये जेलीफिश थीम है, आप इंस्टॉल कर लेना। और ये एक्सटेंशन मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरे VS कोड को कुछ इस तरह से बना देती है। इससे पहले कि हम लोग Node.js के बारे में और चीज़ें देखें, हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक्स को देखेंगे कि Node.js क्या है। सबसे पहले तो ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, जो कि सर्वर पर रन होता है। अब ये सर्वर पर रन होता है का क्या मतलब है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। हम लोग सर्वर पर PHP, Django, फ्लास्क इस तरह के फ्रेमवर्क्स को रन कर सकते हैं। पाइथन हमारी रन हो सकती है Node.js की मदद से, जावास्क्रिप्ट हमारी सर्वर पर रन हो सकती है। ये एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल पर चलती है। अब ये एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल क्या होता है, ये मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। Node.js को अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोग रिएक्ट, एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स को सीख सकते हैं। Node.js को सीखने के बाद एक बार आप Node.js को समझते हैं अच्छी तरह से, तो रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत आसान बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर index.js एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली console.log और मैं यहाँ पर लिखूंगा I am good boy, या फिर हेलो वर्ड ही लिख देते हैं यार। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो हेलो वर्ड लिखा जाता है किसी भी नई लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रन करेंगे और आप देखो ऑटोमेटिकली नोड और उसके बाद फाइल नेम मेरा यहाँ पर आ गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, नोड और उसके बाद index.js, या फिर अगर आप लोग Node.js नहीं, नोड इंडेक्स भी लिखोगे बिना JS के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका हेलो वर्ड चल जाएगा। यानी कि आप लोग अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो या तो आप लिख दें नोड index.js, या फिर आप लिख दें सिर्फ नोड इंडेक्स, या फिर आप लोग क्या करें, इसको REPL पे चला लें। वो तो हमने देख ही लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंगल थ्रेड कैन मैनेज मल्टीपल कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो Node.js के अंदर क्या होता है, एक सिंगल थ्रेड जो होता है वो मल्टीपल कनेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से स्मार्टली मैनेज करता है। ये चीज़ नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल के कारण संभव हो पाती है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल के बारे में बताता हूँ कि क्या है। जब आप लोग Node.js को सर्वर पर रन करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर थ्रेड जो है बहुत सारे कनेक्शंस को साइमल्टेनियसली हैंडल कर पाता है। ऐसा संभव इसलिए हो पाता है कि कभी भी एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है और मान लो उस रिक्वेस्ट के दौरान आपको किसी दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ गया है, या फिर मान लो आपने कोई ऐसी प्रोसेस रन करी जो कि आईओ बाउंड है, यानी कि वो इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है, वो किसी डेटाबेस से किसी डेटा के फैच होने का वेट कर रही है, तो वो थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगी, वो एक कॉल बैक का वेट करेगी। मतलब कि एक इवेंट फायर हो जाएगा जैसे ही वो पर्टिकुलर आईओ कॉल रिजॉल्व होती है। इससे होता क्या है कि एक से ज़्यादा कनेक्शन साइमल्टेनियसली हैंडल कर लिए जाते हैं Node.js के द्वारा। अगर हम इस मॉडल को कंपेयर करें किसी ऐसे मॉडल से जो कि एक मल्टी थ्रेड मॉडल पर काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपाचे की बात करें तो अपाचे में बहुत सारे थ्रेड्स को स्पॉन किया जाता है। Node.js में क्या होगा कि सिंगल थ्रेड जो है मल्टीपल कनेक्शन को हैंडल कर पाएगी, लेकिन अपाचे वेब सर्वर क्या करेगा, अलग अलग थ्रेड स्पॉन करेगा हर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। और अगर वो रिक्वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आईओ ब्लॉकिंग है, आईओ बाउंड है, तो Node.js उसको काफ़ी फास्टर सर्व कर पाएगा। तो इसीलिए जो Node.js होता है वो रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस या फिर वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस, इस तरह की एप्लीकेशंस को बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल एक बिगिनर के लिए उसको ये सब चीज़ें समझ में ना आए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप Node.js को इस्तेमाल करेंगे तब आप इन सारी चीज़ों को खुद ही सेंस करेंगे और समझेंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो कुछ कॉमन कमांड्स की बात करूँगा। यहाँ पर हमारे पास npm के कुछ कॉमन कमांड्स हैं, बट ये npm क्या होता है ये तो हमने अभी तक बात करी नहीं, तो जल्दी से npm की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से टर्मिनल खोलूँगा और एक बार आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है npm के इंस्टॉलेशन को और उसके बाद नोड के इंस्टॉलेशन को। तो हम पहले नोड के इंस्टॉलेशन को करते हैं चेक। हम नोड के इंस्टॉलेशन को देख रहे हैं तो 14.17.1 जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है Node.js का वर्जन, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर npm -- वर्जन लिखें तो यहाँ पर देखो 6.14.13 आएगा। अब ये npm क्या होता है, npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जो कि आपके नोड के पैकेजेस को अच्छी तरह से मैनेज करता है। अगर आप लोगों ने पाइथन वगैरह में काम किया है तो ये बिल्कुल ही पिप की तरह है। अगर आप लोग उबंटू का कोई ऐसा काउंटर पार्ट ढूंढे जो कि npm के बहुत सिमिलर है तो वो apt है, apt, जो कि एक पैकेज मैनेजर है उबंटू के लिए। बट अगेन यहाँ पर जो Node.js है वो एक इन्वायरमेंट है और उबंटू जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डायरेक्टली कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर। बट अगेन मैं आप लोग को एक आइडिया देना चाहता हूँ कि npm आप लोगों को फैसिलिटेट करता है पैकेजेस इंस्टॉल करने में। आप लोग पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ npm के कमांड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पर node in one video, ठीक है।
इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल है index.js। अब मान लो मैं इस index.js को, जो कि एक बहुत ही सिली सा प्रोजेक्ट है, console.log hello world लिखा हुआ है, इतना बेसिक प्रोजेक्ट कौन बनाता है, बट अगेन लेट अस एज्यूम कि हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट में हम लोग करना क्या चाहते हैं, इसको एज अ नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे npm init। आप लोग यहाँ पर नोट करो कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं और मैं npm init लिखता हूँ, npm init। उसके बाद मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो मौजूद होने वाली हैं। मैं पैकेज का नाम दे दूंगा हैरी, ओके। और उसी के साथ साथ मैं वर्जन 1.0.0 जो डिफ़ॉल्ट लिख कर आ रहा है ब्रैकेट में, मैं उसको चूज़ करने के लिए एंटर दबाऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा इट्स एन अमेजिंग पैकेज। और उसके बाद एंट्री पॉइंट विल बी index.js और टेस्ट कमांड मैं स्किप करूंगा, गिट रेपोजिटरी स्किप करूंगा, कीवर्ड्स भी स्किप करूंगा। ऑथर में मैं हैरी डाल दूंगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपसे पूछ रहा है। और उसके बाद जो है आप फाइनली येस टाइप करोगे तो एक package.json बन जाएगी। ये package.json के अंदर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी यहाँ पर है। अब मान लो कि मैं इस प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, या मान लो मैं एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब आप लोग कहेंगे एक्सप्रेस क्या है, एंगुलर CLI क्या है, ये Node.js के लिए कुछ पैकेजेस हैं। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस किसी ने कुछ जावास्क्रिप्ट कोड आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है और आप लोग अब क्या कर रहे हो कि उस जावास्क्रिप्ट कोड को इस्तेमाल करना चाहते हो। तो अगर आप लोग उस जावास्क्रिप्ट कोड को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोग कर क्या सकते हो कि आप लोग यहाँ पर सिंपली उस कोड को यूज़ करने के लिए इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो और अपने कोड में इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं बात करूँ तो मैं index.js में कोई भी एक्सटर्नल कोड को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, तो आप npm इंस्टॉल या फिर शॉर्टकट है npm i और उसके बाद पैकेज का नाम डाल सकते हैं। मान लो मैं इंटरनेट पर जाता हूँ और मैं एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत ही फेमस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, मैं उसकी गेटिंग स्टार्टेड में जाके, गेटिंग स्टार्टेड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -- सेव यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर इस कमांड को रन करूँगा और जैसे ही मैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -- सेव करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और फाइनली मेरी package.json भी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेस 4.17.1 यहाँ पर ये लिख कर आ गया है। अब आप लोग अगर सोच रहे हो कि ये -- सेव क्या है, तो हम लोग इसको बिना -- सेव के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। npm वर्जन 5 से पहले क्या होता था कि आप लोग को अगर कोई भी पैकेज को डिपेंडेंसी के तौर पे अपनी package.json में ऐड करना है तो आप -- सेव लिखते थे, वरना आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते थे। अभी क्या होता है कि आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिपेंडेंसी में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो -- सेव की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने ये काम किया तो मेरे नोड मॉड्यूल्स नामक एक फ़ोल्डर बन गया जिसमें सारी डिपेंडेंसीज मेरी आ गई हैं। ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मैंने तो बनाया नहीं था, ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली बनाया, किसने बनाया, मेरे npm ने बनाया। आप अगर इस वीडियो को पीछे करके देखना चाहते हो तो आप लोग देखोगे जब मैंने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -- सेव लिखा तो होगा क्या कि यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग नोड मॉड्यूल्स वाले फ़ोल्डर को अपने जिसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस इंसान को नहीं देते हैं, और वो इंसान क्या कर सकता है, npm इंस्टॉल करके कभी भी नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर जो है वो अपने कंप्यूटर में बना सकता है। तो कभी भी हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक गिट सर्वर पे डालेंगे, मान लो गिटहब पे डालेंगे, तो हम लोग नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर को पुश नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। एक मीम थी कि यार नोड मॉड्यूल्स जो होता है सबसे गहरी चीज़ है, ब्लैक होल के बाद फिर नोड मॉड्यूल्स का नंबर आता है, मतलब बहुत गहरा होता है। बहुत सारी फाइल्स होती हैं इसमें एक्चुअली, और ये बहुत बड़ा भी होता है, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और इस पर भी बहुत सारी मीम्स बनती हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर लिब टाइप्स जेसन, देखो इतनी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इसको डिलीट करना भी जो है एक नाक में दम हो जाता है। मैं अगर यहाँ पर आऊँ और इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ तो आप देखो मैं इसको डिलीट की दबाऊंगा तो ये डिलीट हो गया अभी। बट अगर बहुत सारे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं नोड मॉड्यूल के अंदर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है डिलीट करने में। यहाँ पर तो ये बड़े आराम से डिलीट हो गया क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो i9 यूज़ कर रहा हूँ, 64 GB की रैम यूज़ कर रहा हूँ और 3070 ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में इस टाइम पर, तो इसलिए ये जल्दी डिलीट हो गया। और SSD भी बहुत अच्छी वाली यूज़ कर रहा हूँ। बट अगेन अगर आप लोग डायरेक्टली इसको एक बेसिक कंप्यूटर में i3 i5 के कंप्यूटर में चलाते हैं, AMD के Ryzen 3 Ryzen 5 में चलाते हैं, तो दिक्कत पड़ सकती है, मतलब ठीक है। और यहाँ पर तो पैकेज उतने ज़्यादा थे भी नहीं हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि मैं जैसे ही npm i लिखूंगा, या मैं npm इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, बट मैं npm i लिखूंगा क्योंकि मैं एक आलसी मानस हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो मैं npm i लिख रहा हूँ तो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर
मेरा ऐड हो गया। इसके अंदर मुझे एक्सप्रेस भी देखने को मिलेगा क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी के तौर पे एक्सप्रेस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक्सप्रेस को मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया मुझे एक्सप्रेस, और ये एक्सप्रेस जो है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो अगर मैं समराइज़ करूँ कि नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसके अंदर सारे के सारी डिपेंडेंसी जो है इंटरनेट से डाउनलोड होकर आ जाती हैं और उसके बाद आप इन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है हमारा नोड मॉड्यूल्स। अब यहाँ पर हम एक पैकेज को ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं npm i-g nodemon लिखूँ तो nodemon नाम का पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा इस कंप्यूटर पे, यानी कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर nodemon को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो nodemon ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पर nodemon को अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं nodemon index.js कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। और nodemon बेसिकली क्या करता है कि आप जैसे ही चेंज करते हो इसको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ F दबा दिया, तो ये देखो जो नया आउटपुट है वो यहाँ पर इसको रीरन कर देता है, और यहाँ पर जो नया आउटपुट है वो मुझे देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको वापस से अगर वर्ड कर दूँ तो सेव करूँगा, हेलो वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। जब हम HTTP सर्वर्स वगैरह रन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बिलीव मी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, टर्मिनल को हमें नहीं चाहिए ये। हम वापस आएंगे अपनी package.json में, और यहाँ पर आप लोग देखो कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड करी थी वो यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, तो npm इंस्टॉल हमने देख लिया, npm इंस्टॉल -g हमने देख लिया। अब हमने package.json के बारे में देख लिया, नोड मॉड्यूल्स के बारे में देख लिया। आई थिंक दैट्स एनफ, हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताऊँगा आपको, जो कि है डेव डिपेंडेंसी की। डेव डिपेंडेंसी क्या होती है? कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसे कि nodemon। ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी से एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोग को npm install -save dev आप लिख दो, और मैं nodemon यहाँ पर लिख दूँ अगर, तो मैं nodemon को मान लो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक डेव डिपेंडेंसी के तौर पे सेव कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो ये डेव डिपेंडेंसी के तौर पे यहाँ पर ऐड हो गया, देख रहे हो यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी के तौर पे ये ऐड हो गया nodemon। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जो है अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग npm अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। मैं अगर npm अनइंस्टॉल nodemon करूँगा तो मेरा nodemon जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये डेव डिपेंडेंसीज में से रिमूव हो गया। और मैं npm अनइंस्टॉल एक्सप्रेस करूँगा अगर, तो यहाँ पर मेरा एक्सप्रेस भी रिमूव हो जाएगा, जैसे कि आपने अभी देख लिया अपनी स्क्रीन पर। डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ नहीं है, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ नहीं है, ये फाइल अपडेट हो गई है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए हो। तो मैं चाहूँ तो वापस से यहाँ पर npm i एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और एक बार मैंने npm i एक्सप्रेस कर दिया, मैं npm i angular CLI कर सकता हूँ। तो मैं angular CLI कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर सकता हूँ। और अगर आप लोग को एंगुलर के बारे में कुछ नहीं मालूम तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। आप npm i angular CLI करोगे तो आपका angular CLI इंस्टॉल हो जाएगा और आपका यहाँ पर डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब packagelog.json की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो यार, packagelog.json क्या करती है, मैं एक बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, हमारा पूरा डिपेंडेंसी ट्री एज इट इज़ होता है। ठीक है, देखो पैकेज में क्या होता है, पैकेज में आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर CLI एक डिपेंडेंसी है, एक पैकेज का नाम है। इंटरनेट से 12.0.5 वर्जन जो है एंगुलर CLI का वो उतर के आ जाएगा। एक्सप्रेस का 4.17.1 वर्जन उतर के आ जाएगा। तो नोड मॉड्यूल्स अगर मुझे आइडेंटिकल यहाँ पर बनाना है, जनरेट करना है नोड मॉड्यूल्स, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको और इसको दोनों को इंस्टॉल कर लूँगा और मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास डिपेंडेंसी की भी डिपेंडेंसी होती है। अब मान लो एंगुलर CLI को चलने के लिए 10 और पैकेजेस की ज़रूरत है, और एक्सप्रेस को चलने के लिए मान लो 15 और पैकेजेस की ज़रूरत है। उन पैकेजेस के कौन से वर्जन इंस्टॉल होंगे? अब जो भी एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पर आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर आया है वो सारे के सारे एग्जैक्ट वर्जन्स यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, और आपका जो डिपेंडेंसी ट्री होता है एज इट इज़ जनरेट करने के लिए package.log.json के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो package.json के अंदर वो पैकेजेस जो कि आपने एज ए डिपेंडेंसी ऐड किए हैं वो होते हैं, और package.log.json के अंदर आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी ट्री एज इट इज़ होता है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन, और आप लोग को यहाँ पर मज़ा आया सुनने में, समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Node.js को थोड़ा और नज़दीकी के साथ देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लूँगा, और मैं यहाँ पर second.js के नाम से इस फाइल को बनाऊँगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि index.js के अंदर से second.js के कंटेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। ये काम मैं इम्पोर्ट की सहायता से कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखने वाला हूँ हैरी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा हैरी, और मैं लिख दूँगा फेवरेट नंबर, और मैं लिख दूँगा यहाँ पर 3,
और उसके बाद यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा कि इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। और मैं यहाँ पर लैंग्वेज में कर दूँगा डेवलपर में कर दूँगा ट्रू, ठीक है, डेवलपर ट्रू। एक बहुत ही ईजी सा सिंपल सा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ index.js के अंदर। तो index.js के अंदर इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा second.js से, और उसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट सबसे पहले मैं यहाँ पर करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा const harry इज इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा डॉट स्लैश लिखूँगा। डॉट स्लैश का मतलब मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर में से, यानी कि जिस फोल्डर में मैं हूँ उसके अंदर से second.js वाली फाइल के अंदर जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको इंपोर्ट कर लो। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, second.js फाइल जो कुछ दे रही है वो हैरी के रूप में ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पर हैरी की जगह शुभम भी हो सकता है, शुभम के तौर पे भी मैं ला सकता हूँ इसको, ठीक है। और लविश भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर लविश भी लिख सकते हो। लविश यहाँ पर आप लिखोगे तो यहाँ पर नेम हैरी, फेवरेट num3, डेवलपर ट्रू, ये जो फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है और इसके अंदर ये हैरी ऑब्जेक्ट डाला है, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल, मैंने क्या लिख दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मैं हैरी लिख दूँगा। और जैसे ही मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हैरी लिखूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग लविश करूँगा, लोकेशन यार लविश, ठीक है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो हेलो वर्ल्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे देखने को मिल गया। तो बेसिकली मैं इस ऑब्जेक्ट को अब यूज़ कर सकता हूँ index.js के अंदर से। दोबारा आपको रन करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, नेम हैरी, फेव num3, डेवलपर ट्रू। अब मैं अगर फेव num को 36 कर देता हूँ और इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर इसको नहीं, सॉरी, मुझे index.js को रन करना है। तो मैं index.js को जैसे रन करूँगा मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह के इंपोर्ट सिस्टम को कहते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। तो ये जो second.js है वो एक कॉमन जेएस मॉड्यूल है और इसके अंदर से मैंने कुछ कंटेंट अपनी index.js के अंदर लिया है। एक और तरीका होता है इंपोर्ट करने का, उसे कहते हैं ES6 मॉड्यूल्स, और उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब हम नोड के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेंगे। तो इसके बारे में भी बताऊंगा आपको डिटेल में, और डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है डिफरेंस आपके ES6 मॉड्यूल्स में और आपके जो नोड जेएस के कॉमन जेएस मॉड्यूल्स हैं उसमें, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल रैपर फंक्शन की बात करेंगे। क्या है ये मॉड्यूल रैपर फंक्शन? आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि ये जो मॉड्यूल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि नोड जेएस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट का नाम है मॉड्यूल रैपर फंक्शन। क्या होता है ये मॉड्यूल रैपर फंक्शन? तो सबसे पहले मैं इस मॉड्यूल रैपर फंक्शन को टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिखूँगा, आप लोग को दिखाता हूँ। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको नोड जेएस कुछ इस तरह से रैप करता है। तो यहाँ पर हमारा होता है एक्सपोर्ट्स के बाद होता है हमारा रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद हमारा होता है मॉड्यूल, और इसके बाद होता है हमारा फाइल नेम, और इसके बाद होता है हमारा ड नेम, ठीक है। अब ये फाइल नेम क्या है और ड नेम क्या है? अब ये है क्या, मतलब आप लोग कहोगे क्या भाई, क्या मतलब क्या लिख दिया है यहाँ पर? कभी भी मॉड्यूल नोड जेएस के अंदर रन होता है उससे पहले नोड जेएस इस मॉड्यूल को इस फंक्शन में रैप कर देता है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लिसिटली रैप करो, ऐसा कुछ नहीं है। नोड जेएस इस चीज़ को ऑटोमेटिकली करता है। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देखो कि इसके अंदर हमारे पास, यानी कि नोड जेएस के अंदर हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा कुछ इस तरह से रैप कर देता हूँ ताकि एरर खत्म हो जाए। अब आप लोग यहाँ पर ये देखो कि क्या क्या उपलब्ध है हमारे पास। एक्सपोर्ट्स उपलब्ध है, रिक्वायर उपलब्ध है, मॉड्यूल उपलब्ध है, फाइल नेम उपलब्ध है, ड नेम उपलब्ध है। ज़रा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँगा मैं, और कमेंट आउट क्यों करूँगा, क्योंकि नोड जेएस जो है किसी भी मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली इस मॉड्यूल रैपर फंक्शन में रैप कर देता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इसको कंसोल लॉग करूँ, मैं सिंपली कंसोल लॉग करूँगा। यहाँ पर आप लोग देखना मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग लिख दूँगा। तो मैं बेसिकली कंसोल लॉग करूँगा एक्सपोर्ट्स, रिक्वायर, मॉड्यूल और फाइल नेम और ड नेम को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ, और देखो यहाँ पर क्या हुआ। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं
वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। आप देखो यहाँ पर ड नेम की जगह पर ये प्रिंट हो गया जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फाइल नेम की जगह पर ये जो हमारे फाइल का नाम है वो प्रिंट हो गया। तो ड नेम का मतलब किस डायरेक्टरी में आपको, फाइल नेम का मतलब कौन सी फाइल आपने रन करी है, और इसके बाद मॉड्यूल है हमारे पास, रिक्वायर है, और हमारे पास एक्सपोर्ट्स है। तो ये सारे हमारे पास उपलब्ध होते हैं। हमने रिक्वायर के बारे में देखा, हमने एक्सपोर्ट्स के बारे में देखा कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। Node.js के अंदर कुछ पैकेजेस बड़े मज़ेदार हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दे आर वर्थ चेकिंग आउट और बहुत ही अमेजिंग पैकेजेस हैं। तो चलो चलते हैं इंटरनेट पर और देखते हैं किन पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेस एक अच्छा फ्रेमवर्क है, बट इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और हम लोग क्या करेंगे, Node.js की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो मैं Node.js डॉक्स में जाऊँगा और Node.js डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आ गई है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन के लेफ्ट साइड पर नेविगेशन बार है, ये बहुत ज़्यादा हैंडी है क्योंकि इसके अंदर आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो है नेविगेट कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने ओएस पर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, ओएस के बारे में आप लोग को बताऊँगा और मैं लिखूँगा osmodule.js जिसके अंदर हम लोग ओएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो osmodule.js के अंदर हम लोग ओएस के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि मैं इनमें से सेलेक्ट करके रन करूँगा। आप लोग इन स्पेसिफिक फंक्शंस को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो os.eol एक फंक्शन है, हमारे पास os.arch एक फंक्शन है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस यहाँ से रन करने की यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे const require const os इज इक्वल टू रिक्वायर ओएस। अब यहाँ पर मैंने डॉट स्लैश नहीं लगाया। index.js के अंदर जब मैं second.js को इंपोर्ट कर रहा था तब मैंने डॉट स्लैश लगाया था। इसका रीज़न ये है कि जो ओएस मॉड्यूल है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है और जब मैं index.js के अंदर से second.js को इंपोर्ट कर रहा था तब वहाँ पर second.js मेरी फाइल सिस्टम में था, इस पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ पर index.js है। तो हम कभी भी कोई बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्टली उसका नाम लिखना होता है और वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर console.log करके OS के सारे मेथड्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मान लो मैं जो फ्री मैम फंक्शन था उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं os.freemem को रन करूँगा और यहाँ पर देखो मेरे कंप्यूटर के अंदर फ्री मेमोरी देखने को मिल रही है जो कि है 57 GB। हाँ 57 GB क्योंकि 64 GB मैंने चिप लगा रखी है, 4 चिप्स लगा रखी हैं एक्चुअली। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि os.freemem हमने देख लिया, हम होम डर को रन करते हैं, हम लोग os.homedir को रन करते हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, मेरे इस यूज़र की होम डायरेक्टरी जो कि इस कंप्यूटर में बना हुआ है। अगर आप लोग लिनक्स वगैरह में तो /home/ आपका यूज़र नेम आपकी डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी होती है। फिर होस्ट नेम और लोड avg इस तरह के फंक्शंस होते हैं। अगर मैं होस्ट नेम की बात करूँ, मैं यहाँ पर होस्ट नेम आप लोग को दिखाता हूँ। होस्ट नेम लिखकर अगर मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो कि जो मेरे कंप्यूटर का होस्ट नेम है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरे ओएस का प्लेटफॉर्म, मेरे ओएस का जो रिलीज़ है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से os.platform और os.release भी आपको दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म रिलीज़ और इसको रन करते हैं। जो प्लेटफॉर्म है उसने रिटर्न किया Win32 और जो रिलीज़ है उसने जो रिलीज़ वर्जन है इस पर्टिकुलर ओएस बिल्ड का वो मुझे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे टोटल मेमोरी, आपके कंप्यूटर में कितनी टोटल मेमोरी है, फिर उसके बाद अप टाइम की कब से सिस्टम चालू है और टेम्प्रेरी डायरेक्टरी कौन सी है। तो ये सारे फंक्शंस मैं चाहूँगा आप लोग खुद से ट्राई करें क्योंकि मैं यहाँ से देख कर आप लोग को रन कर करके दिखाऊँगा। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको जैसे कि os.type है, ये सारी की सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करें और डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग यहाँ पर यूज़ करें। देखो विंडोज़ NT यहाँ पर आ गया OS का टाइप। अब होता क्या है, कभी भी आपको अपने OS के बारे में कोई जानकारी अपने नोट प्रोग्राम में चाहिए तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हो और वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इस पेज के पर्टिकुलर सेक्शन पर ले ही आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इन फंक्शंस को ज़रूर ट्राई करो, एक एक करके इन सारे के सारे फंक्शंस को देखो। कुछ फंक्शंस यहाँ पर आप लोग को हो सकता है समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो आपको शायद नेटवर्क इंटरफेसेस फंक्शन समझ में ना आए। अगर आपको नहीं मालूम नेट मास्क क्या होता है, आपको नहीं मालूम मैक एड्रेस क्या होता है, IPv4 कैसे काम करता है, IPv6 कैसे काम करता है, एंड दैट शुड बी टोटली फाइन। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पर आती हो। नेट मास्क के बारे में, फैमिली के बारे में और मैक एड्रेसेस के बारे में, नेटवर्किंग किस तरह से काम करती है, वैन क्या होता है, लैन क्या होता है, अगर नहीं मालूम आप लोग को तो आप इस तरह के फंक्शंस को स्किप कर सकते हो एंड दैट्स टोटली सेफ क्योंकि आप लोग अभी Node.js को एज अ रन टाइम इन्वायरमेंट रन कर रहे हो। आप लोग एक नेटवर्किंग के एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दी OS मॉड्यूल।
इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है हमारे पास जिसका नाम है पाथ। तो पाथ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा अपने VS कोड में, और इसका नाम मैं रखूँगा पाथ मॉड्यूल डॉट जेएस। और पाथ मॉड्यूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके पाथ्स के साथ खेलने में आपकी सहायता करता है। और सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, अगर मान लो मैंने एक पाथ दिया और मैं उसका जो बेस नेम है वो रिटर्न करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग पाथ को इंपोर्ट कर लेंगे। और मैं आप लोग को ईमानदारी से बताता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इस पेज को खोल कर ही मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को देखोगे, क्योंकि कभी सोचना भी मत कि यार आप इन सारे के सारे फंक्शंस को रटोगे, और ना ही इसको SST की तरह याद करना। अगर आप इसको SST के आंसर्स की तरह याद करोगे तो डेफिनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, आप लोग को अगर ऑटोमेटिकली याद हो गए तो एक अलग बात है, बट आप लोग इसको SST या फिर हिंदी के आंसर्स की तरह याद मत करो कि राम कौन था, राम श्याम का पुत्र था। श्याम कौन था, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस को आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पार्ट डॉट बेस नेम लिखूँगा और यहाँ पर देखो बेस नेम मेरा प्रिंट हो गया। मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर होम दबाकर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट a इज़ इक्वल टू और कंसोल डॉट लॉग a। ठीक है, मैं यहाँ पर a प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पर देखो माई फाइल डॉट HTML प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, माई फाइल डॉट HTML को प्रिंट कर रहा है। माई फाइल डॉट HTML क्या है, माई फाइल डॉट HTML बेस नेम है इस पूरे पाथ का। अब पाथ मॉड्यूल के अंदर ही पाथ डॉट ड नेम जो है वो आपको डायरेक्टरी का नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाथ डॉट ड नेम लगा दूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, कंट्रोल D में दबाऊँगा और यहाँ पर ड नेम लिखूँगा। और अगर मैं ड नेम लिखूँ तो यहाँ पर मुझे जो है उप्स मैंने यहाँ पर A1 A2 लिखना चाहिए ताकि A1 अलग रहे A2 अलग रहे, और मैं यहाँ पर A1 A2 लिखूँगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर माई फाइल डॉट HTML आ गया A1 के अंदर और C टेम्प आ गया A2 के अंदर। तो ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि मैंने बेस नेम जब रन किया तब मुझे इस पर्टिकुलर पाथ का बेस नेम देखने को मिला, और ड नेम जब मैंने रन किया तब मुझे इस पर्टिकुलर पाथ का ड नेम देखने को मिल गया जो कि था C टेम्प। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक्स नेम करके एक फंक्शन है जो कि एक्सटेंशन रिटर्न करता है, जैसे कि आपकी फ़ाइल HTML है, MD फाइल है, या फिर मान लो आपकी फ़ाइल में कोई एक्सटेंशन ही नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पाथ डॉट ext नेम जो है वो बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाथ डॉट ext नेम अंडरस्कोर फाइल नेम, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर फाइल नेम की एक्सटेंशन को प्रिंट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट A3 लिख देता हूँ ताकि A3 के अंदर आ जाए, और मैं कंसोल डॉट लॉग जो है A3 लिख दूँगा। तो मैं A3 यहाँ पर लिखूँगा और आप लोग देखना कि A3 के अंदर डॉट JS आ गया क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अंडरस्कोर फाइल नेम मेरा क्या है, मेरा ये पाथ मॉड्यूल का पूरा पाथ है। तो अगर मैं अंडरस्कोर फाइल नेम को प्रिंट करके आप लोग को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैं आप लोग को बता दूं, ये मेरा अंडरस्कोर फाइल नेम है। ठीक है, और ये जो डॉट जेएस प्रिंट हुआ है वो ये इसकी वजह से प्रिंट हुआ है। A3 के अंदर मेरा इस पर्टिकुलर पाथ का एक्सटेंशन आ गया था तो इसलिए ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप लोग इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ चेक करने के फंक्शंस हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप पार्स करना चाहते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। और आप लोग को जो है कंसिस्टेंट पाथ्स अगर बनाने हैं विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास एक लिनक्स का पाथ दिया हुआ है जो कि है /home/harry/this.txt। अब मान लो मैं इस पर्टिकुलर पाथ को विंडोज़ का कुछ इस तरह का पाथ बनाना चाहता हूँ, C के अंदर, होम के अंदर लेट अस से this.txt। तो मुझे किस तरह से ऐसा यूज़ करना है पाथ जो कि इन दोनों में ट्रांसलेट हो जाए, यानी कि अगर मैं विंडोज़ की मशीन में हूँ तो मुझे मेरा C वाला पाथ मिल जाए, और अगर मैं लिनक्स के अंदर हूँ तो मुझे बेसिकली जो मेरा पाथ है /home/harry/this.txt वो मिल जाए। तो इस चीज़ को मैं बड़े आराम से पाथ मॉड्यूल की सहायता से कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सारे के सारे मेथड्स को देखें। कुछ चीज़ें शायद आप लोग को समझ में ना आए, बट अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग जब पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये मेरे स्कोप में नहीं है अभी जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसकी। फॉर एग्जांपल अगर IP एड्रेस आ जाते हैं, IPv4 IPv6 से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो डेफिनेटली आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप एक नेटवर्किंग पर्सन नहीं है तो। ठीक है, आई होप कि आपको पाथ मॉड्यूल समझ में आ गया अच्छे से।
अगला जो मॉड्यूल है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एफ एस मॉड्यूल। एफ एस स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर आप लोग को ये फाइल सिस्टम देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये एफ एस मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसके कुछ चंद फंक्शंस ही हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट तो कोई भी फंक्शन किसी के लिए भी हो सकता है, बट अगेन यहाँ पर जो हाई लेवल पर यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा फंक्शन, उनके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक राइट फाइल है और एक राइट फाइल सिंक है, तो मैं इसी में कंट्रोल एफ मार के राइट फाइल के बारे में बात करूंगा। तो ये जो राइट फाइल है वो क्या करता है, तो राइट फाइल यहाँ पर आपको किसी भी फाइल में राइट करना फैसिलिटेट कराता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को जल्दी से सबसे पहले जो एफ एस है उसको इंपोर्ट करना बता देता हूँ। एक बार एफ एस को आपने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आप लोग जो है बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि किस तरह से एफ एस को इंपोर्ट किया जाएगा। तो हम कॉमन जेएस के हिसाब से इसको मैं कॉपी करूँगा। इनफैक्ट मैं सिर्फ इतना कॉपी करूँगा, मैं कॉमन जेएस के हिसाब से इसको इंपोर्ट करूँगा और मैं कॉमन जेएस और ES6 मॉड्यूल्स में भी थोड़ी देर में डिफरेंस आपको बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, कॉमन जेएस और जो हमारा ES6 के मॉड्यूल्स हैं उसमें डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा FS मॉड्यूल .js, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि FS इज इक्वल टू रिक्वायर FS कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर FS प्रोमिसेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ FS को रिक्वायर करूँगा। तो एक बार मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट FS इज इक्वल टू रिक्वायर FS कर लिया, मैं अब इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रीड फाइल फंक्शन के बारे में बताऊँगा, जो कि एक फ़ाइल को रीड करने में हमें फैसिलिटेट करता है। और यहाँ पर रीड फाइल जो है fs.read फाइल, उसका सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा fs.read फाइल, और रीड फाइल हमको किसी भी फाइल को रीड करना फैसिलिटेट कराता है। और मैं यहाँ पर file.txt एक पहला आर्ग्यूमेंट दे दूँगा। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा जो फाइल हम रीड करना चाहते हैं वो होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इनकोडिंग दे दूँगा, जो कि मैं UTF-8 लिखूँगा, और इसके बाद मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे दूँगा। और ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो एरर होता है और एक डेटा होता है। अगर कोई भी पॉसिबल एरर आ जाता है तो ये एरर प्रिंट होगा, वरना डेटा प्रिंट होगा। तो console.log मैं एरर और डेटा दोनों को यहाँ पर लॉक कर दूँगा कंसोल में। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे मैं इसको रन करूँगा, आप लोग देखो नल आ गया, यानी कि एरर बिल्कुल भी नहीं आया, और दिस इज़ अ फाइल यहाँ पर लिख कर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है एरर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके गलती से रन कर दिया था। तो मैं ज़रा इस गलती को सुधार लेता हूँ। तो देखो नल और दिस इज़ अ फाइल प्रिंट हो गया, नल एरर की जगह प्रिंट हुआ और दिस इज़ अ फाइल प्रिंट हुआ। इस फाइल के कंटेंट जो था वो यहाँ पर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक ऐसी फाइल का नाम लिख देता हूँ जो कि मेरे पाथ में मौजूद ही नहीं है, और यहाँ पर देखो ये एरर प्रिंट होकर आ गया। ये एरर क्या है, ये एरर कह रहा है कि भाई ये फाइल यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तुम यहाँ पर इसको कैसे खोल सकते हो, जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसको कैसे खोल सकते हो। तो ये रीड फाइल है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फिनिश्ड रीडिंग फाइल, और यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ जल्दी से, मैं अगर लिखूँ फिनिश रीडिंग फाइल और मैं इसको रन करूँ तो आप देखो फिनिश रीडिंग फाइल पहले आया और जो फाइल का कंटेंट था वो बाद में रीड हुआ। लेकिन हमारे कोड में तो हमने नल दिस इज़ अ फाइल पहले किया था, उसके बाद हमने फिनिश रीडिंग फाइल किया था। तो Node.js के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। मैं आप लोग को ऐसा क्यों बता रहा हूँ Node.js के अंदर ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, मान लो आप पाइथन से आ रहे हैं, या फिर मान लो आप अपने ब्राउज़र में अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं तब तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। लेकिन अगर आप लोग पाइथन से आ रहे हैं या फिर C++ से आ रहे हैं तो आपको शायद इस बात का आइडिया ना हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं कहता हूँ fs.read फाइल और मैं ये फंक्शन को रन करता हूँ file.txt के लिए, तब होता क्या है कि file.txt तो रीड होगी, लेकिन ये जो कॉल बैक है ये तब कॉल होगा जब ये फाइल रीड होके इसका कंटेंट रेडी हो जाएगा। अब हमको तो सब कुछ स्प्लिट सेकंड में होता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्रोसेसर है उसको कंप्यूटेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कंप्यूटर को इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि क्या चीज़ कहाँ से उठानी है, कौन सा डेटा कहाँ से रीड करना है, क्या चीज़ कब प्रिंट करनी है कब प्रिंट नहीं करनी है, ये सब करने में कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए fs.read फाइल जो है file.txt लेता है एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा लेता है हमारा इनकोडिंग, और उसके बाद तीसरा कॉल बैक फंक्शन, जो कि तब कॉल होता है जब सब कुछ रन हो जाता है। जब फाइनली सब कुछ रन हो जाएगा, जैसे ये रेडी हो जाएगा ये रन हो जाएगा। अब क्या हुआ, fs इज इक्वल टू रिक्वायर्ड fs है, ठीक है। अब मैंने fs.read फाइल किया, क्या होगा कि रीड फाइल रन हो जाएगा, यानी कि आपका जो सिंगल थ्रेड चल रहा है, मैंने बोला था ना नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल पे काम करता है Node.js, जो सिंगल थ्रेड चल रहा है आपके Node.js का, उसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ तो रन हो जाएगी, और ये चीज़ रन होकर क्या बोलेगी, ये बोलेगी जैसे ही कंटेंट तैयार होंगे फाइल के,
मैं इस फंक्शन को रन कर दूंगा, लेकिन आगे का काम ना रुके, आगे का काम रुकना नहीं चाहिए। अगर ये पकड़ के बैठ गया फाइल को तो ये कंसोल डॉट लॉग फिनिश रीडिंग फाइल का क्या कसूर है? इसको भी टाइम लगेगा। मान लो अगर इसको 10 सेकंड लग रहे हैं रीड होने में, वैसे एक्चुअल में 10 सेकंड लग नहीं रहे हैं, बट मानो कि 10 सेकंड लग रहे हैं इसको, तो 10 सेकंड ये चीज़ भी डिले हो जाएगी। तो ये डिले नहीं करता है, ये क्या करता है, ये डेफर कर देता है। ये कहता है कि यार मैं इसको थोड़ी देर में रन करूँगा कॉल बैक को, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, लेकिन आगे के काम को मत रुकने दो, ब्लॉक नहीं करूँगा मैं। नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल पे काम करता है, आगे बढ़ता रहेगा काम, और फाइनली जब काम हो जाएगा तब यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग फिनिश रीडिंग फाइल देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी आप इंटेंशनली ब्लॉक करना चाहते हो और उसके लिए आप रीड फाइल सिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आप लोग को जल्दी से रीड फाइल सिंक के बारे में बता देता हूँ कि यार रीड फाइल सिंक किस तरह से काम करेगा, रीड फाइल कैसे करेगा, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रीड फाइल सिंक दिखाने के लिए इस चीज़ को कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर आप लोग को रीड फाइल सिंक दिखा देता हूँ। और रीड फाइल सिंक को यूज़ करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दें, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक, और फाइल का नाम आप लोग दे दें। और फाइल का नाम जैसे आप दोगे, आपका ए के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके ए लिख सकते हो। और जैसे आप कंसोल डॉट लॉग ए लिखोगे, यहाँ पर देखो फिनिश रीडिंग फाइल लिखकर आ गया है और यहाँ पर जो है फाइल आपकी प्रिंट हो गई है। लेकिन ये क्या है, बफर 74 64। अगर आप लोग इसके कंटेंट को देखना चाहते हो तो आपको टू स्ट्रिंग मेथड को भी रन करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रीम को नहीं देखना चाहते हो, आप इसके कंटेंट को रीड करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग को रन कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। एक चीज़ देखिए आपने, जब मैंने रीड फाइल सिंक का प्रयोग किया तब दिस इज़ अ फाइल पहले आया, फिनिश रीडिंग फाइल बाद में आया। यानी कि ये फाइल जब रीड हो रही है तब Node.js इंटेंशनली ब्लॉक कर रहा है। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि Node.js इंटेंशनली ब्लॉक करे, और जब भी हम इंटेंशनली ब्लॉक करवाना चाहते हैं Node.js से, तब हम कुछ इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई है ये चीज़ सब लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं टेम्प कोड रनर जो है ये डिलीट कर देता हूँ। बाय द वे टेम्प कोड रनर तब बनती है, जैसे मान लो मैं सिर्फ इतना कोड रन करना चाहता हूँ, आप राइट क्लिक करें इस पर और रन कोड पे क्लिक करें तो एक टेम्प कोड रनर बन जाएगी, जिसके अंदर ये कंटेंट आ जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट कभी कभी गलती से टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है और फिर आप सेलेक्ट करके गलती से रन करते हो और आपको लगता है पूरी फाइल रन होगी, बट एक्चुअल में सिर्फ वो कोड स्निपेट रन होता है। तब यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये। तो टेम्प कोड रनर फाइल जो है वो डिलीट कर दो अगर आप लोग कोड रनर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास fs डॉट रीड फाइल होता है, हमारे पास fs डॉट राइट फाइल भी होता है और राइट फाइल सिंक भी होता है। तो अगर हम राइट फाइल की बात करें तो ये सबसे पहले फाइल का पाथ लेगा। मान लो मैंने फाइल 2.txt दे दिया इसको, और इसके बाद ये डेटा लेगा जो कि आप इसके अंदर डालना चाहते हो। तो मैं दिस इज़ अ डेटा कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे और इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पर इनवैलिड कॉल बैक आ गया। तीसरा कॉल बैक भी हमें देना पड़ेगा, जो कि तब रन होगा जब फाइल में राइट कर दिया जाएगा, रिटर्न टू द फाइल, ठीक है। मैं इस तरह से रिटर्न टू द फाइल लिखूँगा और इसको मैं रन करूँगा। और जैसे मैं इसको रन करूँगा देखो फिनिश रीडिंग फाइल पहले आया, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ कि इसने इस फंक्शन को बोला, जब ये फंक्शन रन हो रहा था इसने Node.js ने बोला कि यार मैं इस फाइल में ये डेटा लिख दूंगा और जब डेटा लिख जाएगा तो ये कोड को रन कर दूंगा, लेकिन आगे के काम को मत रोको। तो आगे का काम पहले हो गया और फिर जब फाइनली इसने लिख दिया ये फाइल में, तब ये देखो रिटर्न टू द फाइल यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल है Node.js का, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स को परेशान करता है। मैं कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, कॉलबैक्स के बारे में सीखें, प्रोमिसेस के बारे में सीखें, तब आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। अब प्रोमिसेस वगैरह जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, जो कि आप लोग डेफिनेटली मेरे कोर्स से मास्टर कर ही सकते हो कभी भी। तो यहाँ पर देखो फाइल 2.txt के अंदर ही कंटेंट आ गया, दिस इज़ अ डेटा, ठीक है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को किस तरह से ये यूज़ करते हैं। अब यहीं पर अगर मैं रीड फाइल यूज़ ना करके राइट फाइल यूज़ ना करके राइट फाइल सिंक को यूज़ करता तो यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता, ठीक है। दिखा देता हूँ आप लोग को मैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट फाइल सिंक यूज़ करूँगा और यहाँ पर राइट फाइल सिंक क्या करता है, सबसे पहले तो पाथ लेगा, ठीक है, उसके बाद डेटा लेगा, ठीक है, और बस इतना ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और इसकी रिटर्न वैल्यू को भी लॉक करते हैं। तो मैं b इज़ इक्वल टू लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग b लिखूँगा, ठीक है। तो b लिखा, कंसोल डॉट लॉग b लिखा, रन किया, रिटर्न इसने कुछ नहीं किया, बट क्या इसने फाइल में राइट किया, देखते हैं इस बात को। तो फाइल 2 में दिस इज़ अ डेटा 2 राइट करवाऊंगा मैं, क्योंकि दिस इज़ अ डेटा तो ऑलरेडी मैंने राइट करवा ही दिया था। तो हाँ यार ये काम कर रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई चीज़ें आप लोगों को।
इसी तरह से हमारे पास Node.js के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो कि अगर मैं यहाँ पर बताने बैठ गया आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा, बट आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो और जैसे जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट और Node.js स्किल्स दोनों इंप्रूव होती जाएंगी वैसे वैसे आप लोग इसको और अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपकी जावास्क्रिप्ट और Node.js स्किल्स दोनों पैरेलली चल सकती हैं। जावास्क्रिप्ट की जो स्किल्स हैं आप लोग प्रोमिसेस के बारे में पढ़ें, आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने पूरा कोर्स बना रखा है जावास्क्रिप्ट का, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें और पैरेलली आप Node.js भी यूज़ करते जाएँ। तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रंट एंड बैक एंड का कि यार Node.js आप लोग बैक एंड में यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही आती है आपको जावास्क्रिप्ट। मेरे हिसाब से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, और मेरे हिसाब से आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज हो जाता है सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड में कुछ यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे हैं और बैक एंड में कुछ और यूज़ कर रहे हैं जो कि उनको सीखना पड़ रहा है। बट मेरे हिसाब से स्टार्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग पढ़ते रहो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन जेएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं और ECMAScript मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो इन दोनों के बारे में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, Node.js का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स और ECMAScript मॉड्यूल्स। कॉमन जेएस मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको इस तरह से इंपोर्ट किया जाता है और ECMAScript मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको कुछ इस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। अब अगर Node.js में आप लोग ECMAScript मॉड्यूल्स को यूज़ करना चाहते हो तो आपको .mjs एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। .mjs एक्सटेंशन से पता चल जाएगा Node.js को कि आप लोग ECMAScript मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये देखो इन्होंने एक add to .mjs बनाई है, इसमें एक फंक्शन डाला है और इन्होंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है। क्योंकि इन्होंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है, इस फंक्शन को कभी भी इंपोर्ट किया जा सकता है यहाँ से, लेकिन सिर्फ एक फंक्शन ही एक्सपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और एक से ज़्यादा फंक्शंस या वेरिएबल्स को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो चलो चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपने VS कोड में और इसको बहुत ढंग से समझेंगे कि कॉमन जेएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं और ECMAScript मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा first.js, और first.js नहीं, मैं यहाँ पर मॉड्यूल first.js मैं यहाँ पर लिखूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड शायद मैंने बना ली है, सेकंड तो बना ली है। मैं मॉड्यूल first.js बनाऊँगा और उसी के साथ साथ मैं मॉड्यूल second.js बनाऊँगा। दो फाइल्स मैंने बनाई, एक मॉड्यूल फर्स्ट, एक मॉड्यूल सेकंड। अब मान लो मॉड्यूल सेकंड में एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ और एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम ही सिंपल रख देता हूँ और इसका नाम सिंपल रख के क्या करेगा, console.log भी वो वही करेगा, सिंपल, ठीक है। मैंने console.log सिंपल करा दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैंने आप लोग को बताया था आप लोग को अगर एक्सपोर्ट करना है आप module.exports यूज़ कर सकते हो। module.exports कुछ इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो और आप लिख सकते हो सिंपल SIMPLE और यहाँ पर सिंपल आप लोग जैसे ही एक्सपोर्ट करोगे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। आप लिख सकते हो const simple इज इक्वल टू रिक्वायर, और क्योंकि हम इसी फाइल सिस्टम में काम कर रहे हैं मैं ./ लगाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मॉड्यूल सेकंड से इंपोर्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं console.log नहीं, मैं सिंपल को रन ही कर लेता हूँ, सिंपल को मैं रन कर दूंगा और अभी मैं इसको चलाऊंगा अगर, तो यहाँ पर देखो जो सिंपल ये प्रिंट कर रहा है, सिंपल इज कॉम्प्लेक्स, ओके। तो मैं यहाँ पर जैसे इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर सिंपल मैंने इसको रन किया और सिंपल इज कॉम्प्लेक्स आ गया। ये चीज़ तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग बड़े आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, अगर मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह के इंपोर्ट को कहते हैं हम लोग कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। तो हमने जो भी यूज़ किया वो कॉमन जेएस मॉड्यूल था। आप लोग देखो यहाँ पर circle.js इन्होंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसमें console.log किया हुआ है कुछ और circle.js के कंटेंट को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी कुल मिला के यहाँ पर बात क्या है कि हम लोग कुछ इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो हमको मालूम है और ये काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि यार अगर आप लोग .mjs एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो तब .mjs में आप रिक्वायर यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल सेकंड में .mjs आप यूज़ कर लो और इसको रिक्वायर कर लो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि mjs का नाम जो है वो रिजर्व्ड है फॉर ES6 मॉड्यूल्स। तो मैं इसको ज़रा रीनेम करके आपको दिखाता हूँ, mjs यहाँ पर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे ही mjs लिखूँगा और इसको रन करूँगा, किसको, मॉड्यूल फर्स्ट को रन करूँगा, आप लोग देखना और यहाँ पर देखो एक एरर आ गया और एरर क्या है, मस्ट यूज़ इम्पोर्ट टू लोड ES6 मॉड्यूल। तो जैसे ही मैं .mjs लिखता हूँ ये एक ES6 का मॉड्यूल बन जाता है और अगर ये एक ES6 का मॉड्यूल है
तो मुझे .mjs एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं ऐसे इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने मॉड्यूल सेकंड .mjs लिखा हुआ है, तो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करूँगा। ये चीज़ तो रन करेगी नहीं यहाँ पर, मैं कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ, रिमूव इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कोड दे सकूँ बड़े आराम से। अब ये चीज़ एक बार मैंने कर ली यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ अब कि मैं क्या करूँगा, कॉमन जेएस मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास जो फंक्शन था वो तो था ही था, ठीक है, वो तो मैं कमेंट आउट नहीं करूँगा। मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख दूँगा कुछ इस तरह से, और इसको इंपोर्ट करते वक्त मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इंपोर्ट करूँगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको ES6 मॉड्यूल की बात बता रहा हूँ। मैंने कॉमन जेएस के बारे में बात कर ली। कॉमन जेएस पहले यूज़ होता था, ES6 जो है जावास्क्रिप्ट में एक नया एडिशन है, अब नोड जेएस भी सपोर्ट करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंपोर्ट करने के लिए इस सिंपल फंक्शन को हम लोग सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट सिंपल फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा ./मॉड्यूल सेकंड .js, ठीक है। सेकंड, मैं सिर्फ मॉड्यूल सेकंड लिखूँगा, .mjs भी नहीं लिखूँगा, और मैं यहाँ पर सिंपल को कुछ इस तरह से रन कर दूँगा। तो मैं इसको भी रन करूँगा, तो क्या हुआ, कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब यहाँ पर इसके सही से काम करने के लिए मुझे अपनी package.json में टाइप मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं ES6 मॉड्यूल्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से टाइप मॉड्यूल ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ही मैंने ये किया, अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रन कर सकता हूँ। तो मैं जैसे इसको रन करूँगा सिंपल इस कॉम्प्लेक्स आ गया। अगर मैं टाइप मॉड्यूल नहीं करूँगा अपनी package.json में तो मुझे ये एरर मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी और डिटेल के बारे में बताऊं तो ये जो मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड है, इसमें आप लोग कुछ इस तरह से सिंपल के साथ साथ और भी फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक और फंक्शन है simple2, और मैं simple2 इस कॉम्प्लेक्स लिखूंगा। अब मान लो मुझे simple2 यहाँ से इंपोर्ट करना है, तो मैं इस तरह से simple2 को इंपोर्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे ही simple2 एज सिंपल लिखूँ तो मैं simple2 को सिंपल के तौर पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। यानी कि मैं लिखूँगा तो इस प्रोग्राम में सिंपल, लेकिन मेरा simple2 इंपोर्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ जल्दी से कि इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। पहले आप लोग को simple2 इस कॉम्प्लेक्स आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं यहाँ पर simple2 लिखूँगा, ठीक है, और मैं simple2 को रन करूँगा इस तरह से, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर देखो एरर आ गया। क्या एरर आ गया, ये कह रहा है कि द रिक्वेस्टेड मॉडल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट। ये कह रहा है कि यार आप इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो simple2 को, लेकिन ये मॉड्यूल तो कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो आप लोग को किसी भी एक फंक्शन में डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये लिखा आपने, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ एक्सपोर्ट होगी। तो आप यहाँ पर अगर simple23 भी लिखते हो, कुछ भी आप लिखते हो यहाँ पर, और आप लिखते हो इंपोर्ट simple23 फ्रॉम अ मॉड्यूल, ये चीज़ आप लिखते हो, तो होगा क्या कि जैसे ही रन करोगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर देखो simple2 इस कॉम्प्लेक्स आया। मैंने लिखा simple23 बट simple2 इस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अब यहाँ पर क्या है कि मॉड्यूल सेकंड .mjs है, मॉड्यूल फर्स्ट .js है, इसमें से मैंने इसको इंपोर्ट किया। दो तरीके हमने देखे, कॉमन जेएस और एक ES6। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो और डिटेल्स के लिए। आई होप मैंने आप लोग को समझा दिया। आप एक से ज़्यादा इंपोर्ट्स भी यहाँ पर कर सकते हो, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से करोगे आप। अगर यहाँ पर आप सिंपल और simple2 लिखोगे, अब यहाँ पर आप simple23 नहीं लिख सकते, अगर, क्योंकि अब आप simple23 लिखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मिलने वाला है एरर, क्योंकि ये बोलेगा simple23 कुछ नहीं है। अगर सिर्फ आप यहाँ पर एक एंटिटी लिख रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वाली वो है, इंपोर्ट करके आप लोग को दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर simple23 सिंपल लिखोगे तो वो नाम मिलाएगा, वो देखेगा कि इसमें मॉड्यूल सेकंड .js में कुछ सिंपल है कि नहीं है, simple2 है कि नहीं है, और इस तरह से जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो। और ये होता है हमारा डिफरेंस कॉमन जेएस और ES6 मॉड्यूल्स में। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे थे नोड की, तो यहाँ पर हमको कॉमन जेएस और ES6 के अलग अलग ये दिखा रहा था। मैं दिखाता हूँ आप लोग को अभी। ये देखो यहाँ पर फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में इन्होंने बताया कि यार कॉमन जेएस के तौर पे इंपोर्ट करना चाहते हो या ES6 के तौर पे करना चाहते हो। तो ESM सिंटेक्स यानी कि ES6 मॉड्यूल्स के सिंटेक्स को भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग कॉमन जेएस को भी यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और है, इंपोर्ट स्टार। आप इंपोर्ट स्टार अगर करना चाहते हो तो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएंगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंपोर्ट स्टार एज, मैं यहाँ पर Ctrl+D मार लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट स्टार एज A2 फ्रॉम दिस मॉड्यूल। और अब मैं अगर A2 को
यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ, मैं A2 करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और ये सिंपल 23 को कमेंट आउट करता हूँ, तो मैं ये चीज़ आप लोग को रन करके दिखाऊँ तो ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। ये कह रहा है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल 2 एक्सपोर्ट हो रहा है और सिंपल कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैं A2 डॉट सिंपल करके ऐसे सिंपल को रन भी कर सकता हूँ और इसकी रिटर्न वैल्यू डेफिनेटली अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इस कॉम्प्लेक्स ये चीज़ ने प्रिंट कर दी और कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको रैप किया मैंने, तो अनडिफाइंड ही रिटर्न करी है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन। मैं रिटर्न भी करा सकता हूँ सिंपल को, और मैं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ रिटर्न 45। अगर 45 मैं फॉर सम वियर्ड रीज़न रिटर्न करा रहा हूँ तो यहाँ पर 45 प्रिंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। आई होप कि हमने मॉड्यूल्स अच्छी तरह से देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर URL मॉड्यूल को बहुत अच्छा शाउट आउट देना चाहूँगा। और URL मॉड्यूल बहुत अमेजिंग मॉड्यूल है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार URL मॉड्यूल आप लोग यूज़ डेफिनेटली करोगे अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी HTTP के साथ खिलवाड़ करते हो। इस आपको मतलब कम से कम पता होना चाहिए कि इस नाम का मॉड्यूल भी है, और ये सारे फंक्शनैलिटीज़ जो कि शायद आप कस्टम कोड लिख कर अचीव करो वो आप यहाँ पर इनबिल्ट मॉड्यूल की सहायता से कर सकते हो। तो यहाँ पर लगता है मैंने गलत मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया। मुझे URL मॉड्यूल को सेलेक्ट करना था, मैंने UDP कर लिया। कोई बात नहीं, URL में हम लोग वापस से आ जाते हैं। तो देखो यार, इंपोर्ट URL फ्रॉम URL आप कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ अभी यहाँ पर ES6 इंपोर्ट की सहायता से इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि URL module.js करके एक फाइल बना लूँगा और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा URL फ्रॉम URL। तो मैंने इंपोर्ट URL फ्रॉम URL कर दिया। अब मैं इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि माई URL इज इक्वल टू, मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि कुछ इस तरह से इसको यूज़ करूँगा और मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा माई URL को, और मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो URL मॉड्यूल है वो क्या चीज़ फैसिलिटेट करता है। अब देखो यार, मैंने यहाँ पर बोला कि example.org मेरा एक URL है और मैं इसमें पाथ नेम ऐड करना चाहता हूँ /a/b/c, और मैं देना चाहता हूँ कुछ गेट पैरामीटर्स जो कि d=e है। तो ये मेरे गेट पैरामीटर हो गया। और फाइनली मैं URL हैश देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पेज के नेविगेट करना चाहता हूँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब मान लो मैं करना क्या चाहता हूँ कि अपने पूरे URL का यहाँ पर मेरा URL फाइनल कैसा कुक हुआ ये देखना चाहता हूँ। तो ये मैं myurl.href की सहायता से कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो ये पूरा URL ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। आप url.origin कर सकते हो, प्रोटोकॉल कर सकते हो, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पोर्ट, पाथ नेम, सब कुछ आप कर सकते हो। मान लो मैं अगर यहाँ पर एक पोर्ट भी दे देता, मान लो 8000, तो यहाँ पर मुझे पोर्ट भी देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोर्ट आ गया 8000। तो एक URL को आप एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे ये मेथड्स प्रोवाइड करता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लोग इसको रीड आउट करके डेफिनेटली फिगर आउट कर लोगे और डेफिनेटली इसको यूज़ करो। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उनको यूज़ करो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोग को इवेंट एमिशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इवेंट एमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम HTTP को देखेंगे, क्योंकि जो HTTP सर्वर है वो काफ़ी काम में आता है अगर हम Node.js की बात करें तो। अब जो Node.js होता है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करता है। मैंने इसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी इवेंट्स को फायर कर सकते हो और एक बार एक इवेंट फायर हुआ तो आप उस इवेंट के लिए लिसन कर सकते हो। यानी कि कभी भी वो काम होगा तो क्या होगा कि आप कुछ एक्शन ले सकते हो। मान लो कि आप लोग अपने घर की मोटर चलाते हो और आपकी मम्मी ने कह दिया कि यार जब पानी भर जाए तो मोटर को बंद कर देना। तो पानी का भरना एक इवेंट है, एक इवेंट फायर होगा जब पानी भर जाएगा और उसके आधार पर आप एक एक्शन लोगे जो कि क्या होगा, आप मोटर को बंद कर दोगे। नहीं करोगे तो मम्मी से डांट भी पड़ेगी, वो भी एक इवेंट होगा, ठीक है, जो कि होगा। तो इवेंट्स जो हैं हमारे Node.js के अंदर होते हैं। हम इन नया इवेंट एमिटर जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इवेंट्स में जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर सारी क्लास के सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको रन करना चाहेंगे। तो मैं Node.js events.js नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा और यहाँ पर देखो इन्होंने एक कस्टम माई एमिटर करके क्लास बनाई हुई है। इवेंट एमिटर इज इक्वल टू रिक्वायर इवेंट्स। हमने एक इनबिल्ट इवेंट्स पैकेज का इस्तेमाल किया है, एक नई माई एमिटर क्लास बनाई है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब भी इवेंट नाम का इवेंट आ जाए, तो मैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से इसको अलाइन कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर मोटर, या फिर मोटर नहीं, वाटरफुल नाम का मान लो एक इवेंट है, ठीक है। तो मैं वाटरफुल नाम के एक इवेंट को फायर कर रहा हूँ।
अगर वो इवेंट कभी भी फायर होगा तब क्या करना है, प्लीज टर्न ऑफ दी मोटर। ठीक है, मोटर को बंद कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं इस वाली लाइन को रन ना करूँ, इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, एक नया इवेंट एमिटर बना रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, ये कोड इस इवेंट के लिए लिसन कर रहा है। किस इवेंट के लिए, पानी भरने वाले इवेंट के लिए। ये मेरा कस्टम इवेंट है, मैंने बनाया वाटरफुल नाम का इवेंट, यहाँ पर एक इवेंट है। ठीक है, अब जैसे ही वाटरफुल नाम का इवेंट फायर होगा तब क्या करना है, तब यहाँ पर प्लीज टर्न ऑफ द मोटर को कंसोल डॉट लॉक करना है। ठीक है, और उसके बाद मान लो मैं एक और कोड लिखना चाहता हूँ, मैं सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। मान लो 3 सेकंड के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि अ जेंटल रिमाइंडर प्लीज टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। अब ये जो कोड है यहाँ पर, जो कि मैंने myemitter.on के अंदर डाला हुआ है, ये कोड तभी रन होगा जब ये इवेंट फायर होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या लगता है आपको, कुछ होगा क्या? और यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप, ये एक दिक्कत आ गई है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने अपने package.json के अंदर ये पर्टिकुलर लाइन ऐड करी थी, यहाँ पर हमने टाइप को मॉड्यूल कर दिया था, हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को हटा देंगे टाइप मॉड्यूल को, और यहाँ पर वापस से हम आएंगे तो हम इसको रन कर पाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ और ये अभी सक्सेसफुली रन हो गया। जब ये रन हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर अब कुछ भी रन कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा यार। ये क्या नाटक है? आप लोग सोचोगे यार ये चल क्या रहा है, यहाँ पर कुछ रन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर इतना बड़ा कोड लिखा, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, ये सब ध्यान से सुनना। ये कोड तब रन होगा जब वाटरफुल नाम का इवेंट फायर होगा। अभी वाटरफुल नाम का इवेंट फायर नहीं हुआ है, तो जब भी फायर होगा तब ये पर्टिकुलर कोड रन होगा। ठीक है, जैसे फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी रैप करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो वो तभी रन होता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये इवेंट जैसे ही फायर होगा तब ये कोड रन होगा। ठीक है, नीचे जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पर अगर एक कंसोल लॉग ऐड करूँ और मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, द स्क्रिप्ट इज़ रनिंग, और मान लो मैं लिखता हूँ द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग, तो कहने का मतलब मेरा ये है कहने का मतलब मेरा ये है कि यार स्क्रिप्ट जो है वो चलती रहेगी, स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो स्क्रिप्ट इज रनिंग, स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग। हमने यहाँ पर बस एक बात बोली है कि यार जब पानी भर जाएगा मोटर बंद होगी। ठीक है, ये बोला है बस हमने। तो इसके कहने का मतलब ये तो नहीं है जब मम्मी आपसे बोलती है कि पानी भर जाए तो मोटर बंद कर देना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मम्मी ऐसे रुक जाती हैं, और काम तो करती रहती है ना। उसी तरह ये स्क्रिप्ट भी और काम करते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाटरफुल और ये सारा कोड तब रन होगा जब हम इस इवेंट को एमिट करेंगे। अब मान लो कि एक इवेंट एमिट होता है वाटरफुल नाम से, जहाँ पर भी ये इवेंट एमिट होगा वहाँ पर क्या होगा, ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये देखो प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद 3 सेकंड के बाद प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर आ गया है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर हमने प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर लिखा था तो वो इमिडिएटली आ गया, और उसके बाद ये प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर यहाँ पर आ गया। अब एक और बात, क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रन कर दूँ? तो यहाँ पर देखो मैं अगर इसको रन करूँगा तो प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर इमीडिएटली यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर एमिट किया, और जैसे ही मैं इवेंट को एमिट करूँगा मेरा ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि सेट टाइम आउट 3 सेकंड के बाद रन होगा, और सेट टाइम आउट ब्लॉक नहीं करता है, हमको मालूम है ये बात जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट से कि सेट टाइम आउट ब्लॉक नहीं करता है, इसलिए द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग यहाँ पर प्रिंट हुआ, उसके बाद सेट टाइम आउट वाला कोड रन हुआ, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। एक बार और समझाता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉक किया, द स्क्रिप्ट इज रनिंग, ये तो सबसे पहले रन होगा। फिर जैसे ही मैं myemitter.emit करूँगा, जैसे ही मैं ये इवेंट एमिट करूँगा, इसका इवेंट लिसनर का कोड यहाँ पर रन हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग होगा, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इमीडिएटली यहाँ पर आ जाएगा प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर। सेट टाइम आउट क्या कहता है? सेट टाइम आउट कहता है कि जब सारे काम हो जाएंगे तब मैं रन होऊंगा, हमेशा सेट टाइम आउट ये कहता है। ठीक है, तो जब सारे काम हो जाएंगे तब 3 सेकंड के बाद सेट टाइम आउट रन होगा। तो ये नीचे दूसरा काम देखेगा जो कि द स्क्रिप्ट इज रनिंग, स्टिल रनिंग, और यहाँ पर द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग प्रिंट हो गया। इसके बाद प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, ये चीज़ यहाँ पर रन हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरह से ये रन हुआ। तो इवेंट्स के बारे में आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाओगे। मतलब अभी यहाँ पर उतनी फील आ नहीं रही, आपको लगेगा क्या यार, मतलब एमिट किया एक इवेंट को, उसी के लिए लिसन कर लिया, इससे अच्छा ये कोड वहीं लिख देते। मतलब कि ये जो कोड मैंने लिखा है, आप सोच रहे होगे कि यार ये कोड यहाँ लिखा है मैंने, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता।
लेकिन कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है जब हम रियल टाइम ऐप्स बनाते हैं। मैंने एक ट्यूटोरियल किया हुआ है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन पे। तो अगर आप लोग मैं रियल टाइम लिखता हूँ यहाँ पर, और वो मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। इसमें क्या है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में मैंने आप लोग को बना के दिखाई है एक चैट एप्लीकेशन बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसी, जो कि नोड के इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करती है। बट अगेन आप लोग इसको इस वाले वीडियो को बाद में देख लेना, अभी नोड के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग मेरी बातें सुनते रहो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो है नोड जेएस में इवेंट्स जो है कुछ इस तरह से काम करते हैं। आई होप मैंने आप लोग को बता दिया इवेंट्स क्या होते हैं और समझा पाया मैं आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, जब एक्चुअल में यूज़ करेंगे, लेट अस से हम लोग एक व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर हम जूम जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब बेस्ड, तब वहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि यार जैसे ही मैसेज रिसीव हो जाए वैसे ये इवेंट एमिट कर दो, और जैसे आप इवेंट को एमिट करोगे कहीं और से वो लिसन हो रहा होगा और लेट अस से एक साउंड है वो पॉप हो जाएगी। तो आपको बस एक बार कोड लिखना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये काम होता जा रहा है वैसे वैसे ये कोड रन करते जाओ। अब मान लो इसी स्क्रिप्ट में वाटरफुल 5-10 बार हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे ये इवेंट एमिट करते जाओगे ये कोड रन होता जाएगा, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया आप लोगों को। मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो एक बार तो यहाँ पर मैंने इवेंट को एमिट किया, एक बार यहाँ पर एमिट किया, और ये देखो यहाँ पर जो टर्न ऑफ द मोटर जेंटल रिमाइंडर है वो बाद में आया, क्योंकि सेट टाइम मोड हमेशा तब रन होता है जब सारे के सारे जो लाइन्स ऑफ कोड है वो रन हो जाते हैं नोड की स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा Node.js के अंदर इवेंट्स। ऑलराइट, तो अब हम लोग बिल्ड करेंगे एक HTTP सर्वर Node.js के अंदर। तो यहाँ पर एक HTTP सर्वर को Node.js में बिल्ड करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा HTTP मॉड्यूल को, तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ HTTP server.js, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा कॉन्स HTTP इज़ इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद मैं HTTP लिखूँगा, और कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP, हमने HTTP को इंपोर्ट कर लिया। और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू लिखूँगा process.n.port, यानी कि जो भी हमारी प्रोसेस को पोर्ट मिल रहा है वो पोर्ट मैं अपना लूँगा, ठीक है। अब मैं कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू लिखूँगा http.create सर्वर। तो ये http.create सर्वर जो है ये एक मेथड है जो कि हमारे पास HTTP मॉड्यूल के अंदर होता है, और ये एक कॉल बैक लेता है, और कॉल बैक के अंदर होता है हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग का ये सवाल है कि ये एरो यहाँ पर कैसे आया और इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्यों नहीं आया, तो मैं लाइगेचर्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरा वाला थीम यूज़ कर रहे हैं और आप लोग मेरी वाली फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि कैस्केडिया कोड है, और आप लोग अगर यहाँ पर सर्च करते हैं फॉन्ट लाइगेचर्स तो आप इनको settings.json में ट्रू करके ऑन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है VS कोड टिप्स एंड ट्रिक्स करके, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को सर्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटस कोड जो है वो सेट करेंगे 200। जो रिस्पॉन्स होता है, अगर आप एक HTTP सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, जो रिस्पॉन्स आता है उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्वर कोड होता है जो कि बताता है कि रिस्पॉन्स के साथ क्या हुआ, क्या ये रिस्पॉन्स ने सर्वर पर कोई एरर क्रिएट कर दिया, क्या इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जो है वो आया नहीं, क्या रिस्पॉन्स देते वक्त कुछ बैड रिक्वेस्ट हो गई, यानी कि वो रिक्वेस्ट सर्वर के हिसाब से सही रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और आप नेट पे डाल सकते हो HTTP स्टेटस कोड्स, ठीक है। आप ये डालोगे HTTP स्टेटस कोड्स तो आपको बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे जिनके मतलब आप लोग को मिल जाएंगे, और रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है। 2-3 कोड्स हैं जो कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे, जैसे कि 200 फॉर ओके, ठीक है, और 500 फॉर सर्वर एरर, 404 फॉर नॉट फाउंड। तो ठीक है, आप लोग को पता भी होंगे इनमें से बहुत सारे कोड। अब हम हेडर सेट करेंगे, ठीक है। हेडर आप बहुत सारे सेट कर सकते हो, मैं कंटेंट टाइप हेडर सेट करूँगा। कंटेंट टाइप हेडर सेट करने से क्या होगा कि मेरी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो एक HTML के तौर पर सर्व की जाएगी, ठीक है। वरना क्या होगा, वो प्लेन टेक्स्ट में प्रिंट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो HTML के तौर पर ना आए। तो ये जो कंटेंट टाइप है ये आपके क्लाइंट को ये बताने के लिए होता है कि यार किस तरह का कंटेंट सर्वर ने भेजा है, ठीक है। अब इसके बाद rest.end आप क्या रिस्पॉन्स भेजना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कुछ HTML डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक H1 लिख सकता हूँ, दिस इज़ कोड विद हैरी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर H1 डाल सकता हूँ, और एक पैराग्राफ बना सकता हूँ, और यहाँ पर लिख सकता हूँ हे दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी मत लिख देना, मतलब थोड़ा बहुत सेंसेबल, ठीक है।
सेमीकोलन लगाओ, सेव करो, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर तो बन चुका है, लेकिन अगर मैं अभी इस कोड को रन करूँगा तो सर्वर मेरा चलेगा नहीं, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग लिसन नहीं कर रहे हैं, हमें एक पोर्ट पे लिसन करना पड़ता है। तो मैं सर्वर डॉट लिसन करूँगा, और मैं लिसन करूँगा कौन से पोर्ट पे, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज डाल दूँगा, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट होगा उस पर लिसन करेगा सर्वर मेरा, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर जो पोर्ट वेरिएबल है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बैकटिक्स मैंने इसीलिए लगाए ताकि मैं डॉलर का प्रयोग कर सकूँ और यहाँ पर पोर्ट लिख सकूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई। और ये दिक्कत क्या आई है, क्या दिक्कत आ रही है मेरे पास, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड। देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर अनहैंडल्ड एरर इवेंट, ठीक है। तो थ्रो ERR अनहैंडल्ड एरर इवेंट। तो यहाँ पर अगर मैं लिसन मेथड देखूँ तो ये यहाँ पर ओके, तो जो लिसन मेथड होता है मेरा वो एक कॉल बैक लेता है, सबसे पहले एक पोर्ट लेता है और एक कॉल बैक लेता है, और ये चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो दैट्स टोटली नॉर्मल, आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना इस चीज़ की। और मुझे इस चीज़ को कंसोल डॉट लॉग करना चाहिए था, ना कि मुझे ऐसे ही लिख देना है कुछ भी। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करूँगा तब जाके ये प्रिंट होगा। अभी यहाँ पर मेरा सर्वर ठीक चलना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे एक और दिक्कत दिख रही है कि मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद नहीं किया था। अभी सब कुछ मुझे ठीक दिख रहा है, और यहाँ पर देखो सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि ये पोर्ट कैपिटल होगा। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आप लोग को कि ये प्रोसेस डॉट एनवी डॉट पोर्ट क्या होता है। बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में, जैसे कि हेरोकू, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म पर, या फिर बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि आप लोग को सर्वरलेस आर्किटेक्चर प्रदान करते हैं। उसमें अगर आप लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि कौन से पोर्ट में आपकी एप्लीकेशन चले, ये स्पेसिफाई करना चाहते हो आप लोग, तो आप यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है इसको सेट कर सकते हो, और जो भी आप ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दोगे उस पोर्ट पर आपकी नोड एप्लीकेशन लिसन करेगी। लेकिन कभी कभी ये चीज़ सेट नहीं होती है, जैसे कि मेरे इस केस में सेट नहीं है। तो मैं इसको रन करूँगा तो देखो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये और 3000 कर दूंगा, यानी कि या तो मेरा ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये सेट है, और अगर नहीं है तो 3000 पर लिसन कर लेगा पोर्ट। तो मैं अभी इसको रन करूँगा तो देखो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, कि ये एक्चुअल में पोर्ट 3000 पे लिसन कर रहा है। चलो यार देख लेते हैं। तो लोकल होस्ट कोलन 3000 पे मैं गया, तो यहाँ पर देखो दिस इज कोड विद एरी, हे दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ल्ड लिख कर आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर एक स्टेटस कोड सेंड किया था, मैंने एक हेडर सेट किया था, और मैंने यहाँ पर कुछ डेटा सेट किया था जो कि यहाँ पर रिसीव हो गया, ठीक है। इंस्पेक्ट मैं करूँगा, नेटवर्क में मैं जाऊँगा और इसको रिलोड करूँगा लोकल होस्ट, और यहाँ पर आप लोग देखो कि स्टेटस कोड आ गया 200 विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू ओके, और रिक्वेस्ट मेथड गेट है मेरा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने कंटेंट टाइप सेट किया था, और ये सारे के सारे जो भी आप हेडर्स सेट करोगे, रिस्पॉन्स हेडर्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बहुत ही बेसिक HTTP सर्वर बना सकते हो। अब अगर आप लोग प्रिंट करोगे इसको, रिक्वेस्ट को, अगर आप लोग प्रिंट करोगे रिक्वेस्ट को, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, तो मैं यहाँ पर अपना जो कैप्स लॉग है उसको बंद कर लूँ। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट करूँगा, इसको बंद करके वापस से चलाऊँ, तो क्या होगा, कभी भी मैं इसको हिट करूँगा सर्वर को तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखो दिखाऊँ, ये देखो प्रिंट हो गया। ये क्या प्रिंट हो गया, ये रिक्वेस्ट प्रिंट हो गया। अब रिक्वेस्ट का होस्ट क्या है, रिक्वेस्ट का कनेक्शन क्या है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये आप लोग को देखने को मिलेंगी। हेडर्स में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखो हैं जो कि आप प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो याद नहीं है कि ये सारी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन हाँ यार, आप लोग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिंट कर सकते हो रिक्वेस्ट में से। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के URL को किस तरह से लाया जाए, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, जैसे मान लो मैं एक इस तरह का URL मैं इसको पास कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर देखूँगा कि ये प्रिंट हुआ होगा ज़रूर से, तो मेरा जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, अपने टर्मिनल में इस चीज़ को सर्च करता हूँ, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर डाली है, ठीक है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये देखो यहाँ पर कहाँ पर है, ये मेरे रिक्वेस्ट हेडर के अंदर है, ठीक है। तो रॉ हेडर्स के अंदर है, और भी कई जगह होगी। तो यहाँ पर देखो रेफरर है, ठीक है, और उसी के साथ साथ URL है। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट URL की सहायता से इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, अब कैसे, मैं रिक्वेस्ट डॉट URL डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा टर्मिनल कहाँ गया,
अरे मेरा टर्मिनल कहाँ गया यार, आ गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस टर्मिनल को डिलीट करूँगा और दोबारा से इसको रन करूँगा Node.js को, और अब मैं इसको रिलोड करूँगा। मान लो मैं हैरी इज़ अ गुड बॉय लिख के एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो क्या ये मुझे देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली यस, ये मुझे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ फैब आइकॉन यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ब्राउज़र आपको, इसलिए फैब आइकॉन डॉट आई को आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अराउंड एक सर्वर बिल्ड कर सकते हैं, एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, जो कि हम लोग इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें कब कब सर्व हों। उसी के साथ साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग रीड फाइल का यूज़ कर सकते हैं और HTML फाइल्स को यहाँ पर सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक वेबसाइट बनाऊँगा, ठीक है, और उसका नाम मैं रखूँगा website.js। तो मैं यहाँ पर website.js रखूँगा। HTTP सर्वर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो HTTP सर्वर यहाँ पर है, मैं इसके सारे कंटेंट को कॉपी करूँगा और ये जो मेरी website.js इसमें पेस्ट करूँगा, और मैं सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही रखूँगा। बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा। मैं कहूँगा इफ़ request.url इज इक्वल्स टू स्लैश, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं जो rest.end है वो कुछ ऐसा करूँगा, ये चीज़ सेंड करूँगा, और ये दोनों चीज़ें तो मेरी कॉमन रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ, URL के हिसाब से मैं कंटेंट को भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा else if request.url इज इक्वल टू समथिंग एल्स, मान लो request.url इक्वल्स टू /about, तब मैं मान लो हेडिंग चेंज करके करना चाहता हूँ अबाउट कोड विद हैरी, और हे दिस इज़ अबाउट कोड विद हैरी, ठीक है। देखते हैं इसको टेस्ट करके, और ये देखते हैं कि क्या हमारी जो एप्लीकेशन है वो लिसन भी कर रही है कि नहीं कर रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको सबसे पहले अपना टर्मिनल दिखाता हूँ, फिर मैं उस पॉइंट को रखूँगा अपने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं उसको रखूँगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने 3000 पोर्ट पर अपने सर्वर को रन कर दिया है। अब मैं जैसे जैसे हिट करूँगा इसको, वैसे वैसे मुझे कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं अबाउट पे जाऊँगा, अबाउट कोड विद हैरी आ गया, स्लैश पर जाऊँगा तो देखो ये आ गया, और उसी के साथ साथ मान लो मैं कुछ ऐसा करूँगा तो क्या हुआ, ये देखो पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग इसलिए क्योंकि मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया है, और ये जो है अटक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग मैंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। मान लो मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटस कोड है वो नॉट फाउंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेटस कोड को सेट कर देता हूँ 200, और यहाँ पर भी 200 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा 404 कर दूँगा स्टेटस कोड को, ठीक है, यानी कि नॉट फाउंड। अब यहाँ पर आप लोग देखो rest.status कोड 404 हो गया, और यहाँ पर rest.status कोड 200 है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और करूँगा, द पेज वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हे दिस पेज वॉज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखकर, तो मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ कोड विद हैरी लिख कर आ गया है, दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ल्ड स्लैश समथिंग एल्स मैं करूँगा अगर, तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि मुझे देखने को मिलेगा दिस पेज इज़ नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, बट लगता है मुझे सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस किए हैं तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो रिफ्लेक्ट होंगे। क्या मुझे बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर मैंने कुछ ऐसी कोड लिख दिया जो कि गलत है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने कुछ res.harry लिख दिया, ठीक है, और मैं इसको रन करूँ, मैं इसको रन करता हूँ, अभी सर्वर लिसन कर रहा है, मैंने इसको रिलोड किया, और जैसे मैंने इसको रिलोड किया, यहाँ पर res.harry को मैं अगर कुछ इस तरह से कॉल करूँ, मान लो कॉल करने की कोशिश करूँ, मैं इसको ऐसे रन करूँगा, और अब इसको ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर देखो rest.harry इज़ नॉट अ फंक्शन, मुझे पता था इट्स नॉट अ फंक्शन, आई जस्ट वांटेड टू क्रैश दिस सर्वर, मैं इस सर्वर को क्रैश करना चाहता था। क्रैश क्यों करना चाहता था? क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर आप इस तरह से सर्वर चलाओगे तो आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब आपके जो मासूम क्लाइंट्स हैं उनको भी इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, द साइट कांट बी रीच्ड। क्या आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते हो, इसीलिए हम लोग नोडमॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो नोडमॉन क्या है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। हमने नोडमॉन इंस्टॉल किया था बिगिनिंग ऑफ दिस ट्यूटोरियल में। कहाँ है नोडमॉन मेरा? package.json में।
लगता है मैंने उसको हटा दिया था, बट मैंने ग्लोबली भी नोडमोन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो नोडमोन उपलब्ध है। अगर आपने नहीं किया तो आप npm install -g नोडमोन कर लो, ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने तक का। और यहाँ पर देखो ये नोडमोन इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नोड की जगह नोडमोन लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या नाम था मेरे website.js। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा और मान लो मैंने ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा, दिस इज कोड विद हैरी आ गया। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई ऐसा यूआरएल डाल दिया जो कि नॉट फाउंड है, एंटर मारा, तो आप लोग देखो क्या होगा, ऐप क्रैश्ड, वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, तो ऐप क्रैश हो गई है, यानी कि आपको फाइल चेंज करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, क्योंकि वो बार बार क्रैश होती जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मेरी website.js कहाँ गई, website.js, ये रही website.js। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो लाइन है जो कि दिक्कत क्रिएट कर रही है, मैं इसको चेंज करके सेव कर दूंगा। और ये देखो ऑटोमेटिकली नीचे मुझे कुछ भी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फोकस करूँगा डेवलपमेंट में और ये काम Node.js मेरा नोडमोन करता रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो नॉट फाउंड आ गया और स्लैश में मैं गया तो दिस इज कोड विद हैरी आ गया। अब कभी भी आप लोग Node.js सीख रहे हो ना, तो एक्सप्रेस नाम का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाने में मदद करेगा। बट एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि आपको एक वेबसाइट Node.js की सहायता से ऐसे बनानी चाहिए जो कि आप रीड फाइल्स की सहायता से सर्व करोगे, एक स्टैटिक फाइल सर्वर बनाओगे। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आप लोग को एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ उस चीज़ का। मान लो एक index.html है और मैं एक काम करूँगा, बूटस्ट्रैप में जाऊँगा, getbootstrap.com, और मैं यहाँ पर डॉक्स में जाऊँगा बूटस्ट्रैप की, और इनकी स्टार्टर टेम्पलेट में जाऊँगा और ये एक स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पर डाल दूँगा। और भी चीज़ें डाल देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ यार ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है। मैं एक अकॉर्डियन डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, और आपको तो मालूम ही है यार ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हेलो वर्ड और एक अकॉर्डियन मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पर अगर इसको नोड से सर्व करूँ, ठीक है, तो ये मैं सर्व कर सकता हूँ। कैसे सर्व कर सकता हूँ, index.html को मेरी वेबसाइट में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैं एल्स इफ को एक और एंड पॉइंट में बनाऊँगा। ठीक है, और स्लैश अबाउट की जगह मैं स्लैश मान लो हेलो में जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी स्लैश हेलो में जाया जाए तब क्या हो, मैं एक फ़ाइल को रीड करूँ। कौन सी फ़ाइल को रीड करूँ, मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मैं कहूँगा कि मैं fs डॉट इनफैक्ट मुझे fs को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर्ड fs f स्टार्ट नहीं fs, कहाँ गया मेरा fs, मैं कहूँगा fs डॉट रीड फाइल सिंक, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रीड फाइल करूँगा। कौन सी वाली फाइल, index.html। ठीक है, और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। हमने यहाँ पर रीड फाइल के बारे में जो fs मॉड्यूल है उसको हमने देखा था कि किस तरह से की जाती है। और रीड फाइल सिंक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नाम डालते हैं और जो हमारा कांस्टेंट है उसके अंदर डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं उसको लेने के लिए। तो हम वही चीज़ करेंगे। हमने कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू fs डॉट ये कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेस्ट डॉट एंड में ये अबाउट कोड विद हैरी नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटा डॉट टू स्ट्रिंग और इसको इस तरह से रन करूँगा। अब मैं अगर जाऊँगा स्लैश हेलो पे, मेरी साइट काम कर रही है बिल्कुल सही, स्लैश हेलो पे, तो आप लोग देखो ये बूटस्ट्रैप साइट सर्व होना स्टार्ट हो गई। तो इसी तरह से आप एक स्टैटिक फाइल सर्वर बना सकते हो Node.js की सहायता से, और आपका जो Node.js है वो सर्व करेगा इन फाइल्स को। अब हाँ, बूटस्ट्रैप भी आपको आती होगी बहुत अच्छे से। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि आपने इसको कंटेनर के अंदर डाल दिया होता तो अच्छा लगता। यार मैं बूटस्ट्रैप साइट नहीं बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से अगर कर दिया होता तो शायद ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती, ऐसे लोग कमेंट करेंगे। लेकिन लो यार, मैंने कर दिया, सबको खुश रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से एक साइट बना सकते हो। बूटस्ट्रैप अगर आप लोग को नहीं पता क्या होता है तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप नैव बार वगैरह यहाँ से उठा के ला सकते हो। मैं ये वाला नैव बार जो है आप लोग को लगा के दिखा देता हूँ बहुत जल्दी। यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूँगा मैं, तभी तो Node.js समझ में आएगा आपको। अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तब थोड़ी ना आएगा समझ में आपको। मैं टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला इंसान हूँ, तो मैं इसको बहुत जल्दी लिखूँगा, बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर नैव बार, होम लिंक, ये आ गया। एक पूरी साइट आप लोग बना सकते हो। बैकएंड में जो मन चाहे आप कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ। ये कोड आपका, कौन सा वाला कोड, ये कोड आपका क्लाइंट नहीं देखेगा, यानी कि जिसको आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो वो नहीं देखेगा ये कोड, वो सिर्फ आपकी HTML देखेगा, ये वाला कोड देखेगा वो। ठीक है,
हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि किस तरह से फ्रंट एंड बैक एंड काम करते हैं, तो ये चीज़ जो है आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। तो एक वेबसाइट टाइप की बन गई है यार, हमने स्लैश में गए तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ कि स्लैश अबाउट इसको बना देता हूँ, इसको स्लैश बना देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी स्लैश में जाएगा अगर तो, और मैं एक चीज़ और कर देता हूँ यार, मुझे पता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आप लोग को, इसलिए मैं एल्स इफ़ को यहाँ ले आता हूँ। तो स्लैश पर कोई भी जाएगा तो उसको देखने को मिलना चाहिए था मेरा index.html, मैंने क्या कर दिया है, उप्स यार उप्स, मैं इसको वापस से Ctrl Z करूँगा, मैं एक्चुअली इसको कॉपी करना चाह रहा था, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इसको, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एल्स लिख देंगे और नीचे वाला एल्स मिटा देंगे। क्या हमारा नोडबॉन जिंदा है, देख लेते हैं नोडबॉन जिंदा है कि नहीं। देखो नोडबॉन तो जिंदा करने के लिए ही होता है, देखो यहाँ पर क्रैश हुई थी ऐप हमारी बीच में, इसने फिर से रीस्टार्ट कर दिया। इसलिए डेवलपमेंट के टाइम में नोडबॉन बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से मैंने जैसे रीस्टार्ट किया अपना सर्वर, मैं अगर यहाँ पर गया तो देखो अबाउट कोड विद हैरी आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ स्लैश अबाउट पर जाऊँ तब दिखे अबाउट कोड विद हैरी। देखो स्लैश पर जाऊँ तो मान लो मैंने एक एंड पॉइंट ये बनाया, एक हेलो बनाया, हेलो नहीं, मैं चाहता हूँ स्लैश में मुझे ये दिखे index.html, स्लैश CWH में ये दिखे, स्लैश अबाउट में ये दिखे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी इफ एल्स लैडर काम करेगी, और आप जैसे ही इसको रिलोड करोगे तो देखो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी में लिंक कर सकता हूँ अबाउट को, कैसे करूँगा लिंक अबाउट को ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। मान लो ये मेरी वेबसाइट है कोड विद हैरी, ठीक है, जो HRFS का, इसको स्लैश कर देता हूँ, इसको स्लैश अबाउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अबाउट लिख दूंगा और यहाँ पर स्लैश CWH लिख दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, ये वाली LI को हटा देता हूँ, मुझे ये वाली LI नहीं चाहिए, ये वाली LI नहीं चाहिए, कौन सी LI नहीं चाहिए मुझे, हाँ ये वाली फॉर्मेट कर लेते हैं यार कोड को, पता नहीं कैसा कोड मैंने लिया हुआ है, इस तरह से, ठीक है। सेव किया मैंने, सेव किया इसको, और इसको मैं वापस से Ctrl D करूँगा और मैं CWH लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अबाउट में गया, मैं बैक जाऊँगा, CWH में जाऊँगा, CWH आ गया यहाँ पर, देखो स्लैश CWH, और इस तरह से जो है आप लोग एक पूरी वेबसाइट बना सकते हो। बट यार ज़रा सोचो, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो एक कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, तो कितना सरदर्द हो जाएगा आपको, कितने इफ स्टेटमेंट लिख लोगे आप। मान लो आप खतरों के खिलाड़ी हो भी, मान लिया, ठीक है, तब भी यार आपका कोड दूसरे के द्वारा रीड करने में आसान रहेगा क्या? डेफिनेटली उसको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर कोई भी दूसरा इंसान आपके कोड को रीड करेगा तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पर, तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्रेस दिखा देता हूँ। तो मैं एक्सप्रेस नोड लिखूंगा तो यहाँ पर Node.js का एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, और यहाँ पर आप npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप इसको पूरे को कॉपी कर लो और यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं टर्मिनल को खोलता हूँ और आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। Ctrl+C npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा ये मेरे package.json में आ जाएगा। तो ये package.json में मेरा एक्सप्रेस आ गया। मैंने एंगुलर CLI भी ऐड किया हुआ है, ज़रूरत नहीं थी एंगुलर CLI की, बस आपको करके दिखाया था मैंने वैसे ही। आप इसको रिमूव कर लो। npm अनइंस्टॉल भी एक कमांड होता है, ठीक है। आप ये करोगे तो आपका एंगुलर CLI हट जाएगा। आपको अपने नोड मॉड्यूल्स में फालतू की चीज़ें डाल के नहीं रखनी है, और नोड मॉड्यूल्स अगर आपने डिलीट कर दिए तो हमें पता है npm i करके हम लोग उसको वापस से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब एक्सप्रेस के बारे में हम लोग ब्रीफ में देखेंगे और उसके बाद जल्दी कंक्लूड करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल को इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि इस ट्यूटोरियल के बाद आप लोग को किस तरह से नोड मास्टर करनी है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखेंगे Node.js के अंदर एक्सप्रेस को, कि एक्सप्रेस क्या होता है और इतना फेमस क्यों हो गया एक्सप्रेस। तो चलते हैं हम लोग एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और एक्सप्रेस को देखते हैं। अगर आप गूगल पर आए हो और एक्सप्रेस नोड लिखें तो पहला जो सर्च रिजल्ट होगा वो Express.js वालों की तरफ से ही होगा। इसमें मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़िया है, बट कई चीज़ें हैं जो कि आप लोग को समझनी चाहिए। तो एक तो ये बात कि आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब एक्सप्रेस को हम लोग थोड़ा करीबी से देखें तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि एक एक्सप्रेस app.js के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा और गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल तो हम लोगों ने कर ही लिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसकी जो हेलो वर्ल्ड की ऐप है उसको कॉपी करेंगे और ये समझेंगे कि जो कि अभी हम HTTP सर्वर से कर रहे थे उससे ये चीज़ कैसे डिफरेंट है। अब देखो यार, हमने जो HTTP सर्वर बनाया वो एक बहुत ही बेसिक सर्वर था, उसमें हमें एक एक काम खुद से करना पड़ रहा था। हमको गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ों की मतलब जो रेडीमेड फंक्शंस है वो नहीं दिए हुए थे। यहाँ पर क्या है कि सब कुछ रेडीमेड है। एक्सप्रेस वाले जानते हैं कि आप लोग
आए हो एक्सप्रेस के पास एक वेबसाइट बनाने के लिए। आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हो, आप हर चीज़ स्क्रैच से नहीं लिखना चाहते हो, तो आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। उनको मालूम है कि आपके कुछ एंड पॉइंट्स पर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, आपके कुछ एंड पॉइंट्स पर गेट रिक्वेस्ट होगी, और आप यहाँ पर ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट करके बड़े आराम से इन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को यहाँ पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ड करने से यहाँ पर ये रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। तो इसको अगर मैं रन करूँ एक्सप्रेस सर्वर को, तो ये लोकल होस्ट :3000 पर रन हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ड लिख कर आ गया। मैं यहाँ पर और भी एंड पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर सकता हूँ बड़े आराम से। मैंने पहले इफ एल्स का इस्तेमाल किया था, अब मुझे यहाँ पर इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो आप लोग, डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पर क्या है, मतलब कन्वीनियंस है। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ अबाउट पेज, दिस इज़ एन अबाउट पेज। ठीक है, तो ये एक अबाउट पेज आ गया, सेव किया मैंने, और इसको मैं रिलोड करके अगर यहाँ पर /about कर दूंगा तो ये कह रहा है कैनॉट गेट अबाउट। आई थिंक मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन को, क्योंकि मैंने अबाउट अभी अभी ऐड किया है। तो कभी भी कोई चेंज करते हो तो आप लोग इसको रीस्टार्ट ज़रूर कर लिया करो। और अब मैं रिलोड करूँगा इसको, तो यहाँ पर देखो दिस इज़ एन अबाउट पेज लिख कर आ गया। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को मैं, आप लोग अगर नेटवर्क पे आएँ और इसको रिलोड करें और यहाँ पर जो हेडर्स आपको भेजे गए हैं उसको आप लोग देखें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कंटेंट टाइप है वो ऑटोमेटिकली सेट है। और भी बहुत सारी चीज़ें सेट हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट बाय एक्सप्रेस, और भी ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रदान करता है जो कि आप लोग का काफ़ी टाइम बचाएंगे। आप लोग HTTP सर्वर से एक वेबसाइट बनाकर अगर प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हो तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। एक्सप्रेस की सहायता से अगर आप लोग प्रोडक्शन में एक एप्लीकेशन बनाकर डिप्लॉय करते हो, ग्रेट, क्योंकि आप लोग एक ऐसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि बनाई इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक हेलो वर्ड का बहुत ही बेसिक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली हम लोग नोड मॉन का प्रयोग करेंगे। नोड मॉन का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये सर्वर है वो रिलोड होता जाए जब हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो मैं नोड मॉन एक्सप्रेस ऐप डॉट JS करूँगा, तो कभी भी जैसे मैंने हेलो वर्ड 2 कर दिया इसको और मैंने सेव किया, तो यहाँ पर मुझे हेलो वर्ड 2 देखने को मिलेगा। देख रहे हो आप लोग, हेलो वर्ड 2। तो जैसे जैसे मैं अपडेट करता जाऊँगा वैसे वैसे ये सर्वर अपने आप को रीस्टार्ट करता जाएगा। अगर मैं नोडमॉन नहीं यूज़ करूँ तो ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मुझे मिले, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया इसको। आई होप कि मैंने क्लियर कर दी काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेस ऐप है इसको बंद कर देंगे और अपनी Node.js एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बारे में बात करेंगे। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्रेस.js को भी कवर करूँ एक वीडियो में? अगर आप लोग कमेंट करोगे, इफ़ यू गाइस कमेंट इनफ, मैं डेफिनेटली एक्सप्रेस को बना दूंगा एक पूरे वीडियो में। और एक एक चीज़ जो इसमें होती है डिप्लॉयमेंट तक, फ्रॉम डेवलपमेंट एज अ बिगिनर टू द डिप्लॉयमेंट टिल द एंड, मैं आप लोग को एक्सप्रेस समझाऊँगा और बड़ा ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए एक्सप्रेस को समझना। तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिप्लॉय करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट खुद से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं कहूँगा आप लोगों को डिप्लॉयमेंट देखना चाहिए कैसे करते हैं, क्योंकि कभी आप लोग को अपने पर्सनल प्रोजेक्ट को शोकेस करने की ज़रूरत पड़ेगी किसी क्लाइंट को। हो सकता है आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं और आप दिखाना चाहते हैं किसी को अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन, तो एक बेसिक नॉलेज डिप्लॉयमेंट की आपको ज़रूर होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, वो कहते हैं यार मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं डिप्लॉय करूँ, मैं चाहता हूँ कि डिप्लॉयमेंट का काम डिप्लॉयमेंट वाला बंदा करे। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप लोग एक फुल स्टैक इंजीनियर हैं, डेफिनेटली आप लोग को इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। या फिर अगर आप फुल स्टैक इंजीनियर नहीं है और बनना चाहते हैं, और अगर नहीं भी बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपको बनना चाहना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप लोग सिर्फ फ्रंट एंड कर रहे हैं, सिर्फ बैक एंड कर रहे हैं नोड में, मेरे हिसाब से पूरी स्टैक आप लोग को अगर आती है और आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ यूज़फुल चीज़ बना पा रहे हैं, देन यू हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अगर आपको एक बैक एंड या फिर सिर्फ फ्रंट एंड आता है, आप अपनी स्किल में बैक एंड भी ऐड कर लोगे, तो डेफिनेटली आपको जो वैल्यू एडिशन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब यहाँ पर मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कुछ रिसोर्सेज है Node.js को सीखने की। जितना मैंने आप लोग को बताया वो तो बहुत बढ़िया था, हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल किया, पर Node.js का एक अपना, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, एक लर्न पेज है, ठीक है, और Node.js लर्न, nodejs.dev और लर्न। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी रिसोर्स है Node.js सीखने की। आपको एक बेसिक आइडिया अगर आ गया तो इसको डेफिनेटली पढ़ें, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही धमाकेदार वेबसाइट है यार। यहाँ पर आप लोग को V8 इंजन के बारे में बताया हुआ है, देख रहे हो आप लोग कितनी मज़ेदार वेबसाइट है। इस URL को Node.js और nodejs.dev/learn को ज़रूर विजिट करें। और ये वेबसाइट बहुत ही धमाकेदार है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और जब मैंने Node.js सीखना स्टार्ट किया था तब ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, और या फिर मैंने एक्सप्लोर नहीं करी थी, मेरे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
बट मुझे जैसे इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि हाँ यार ये वेबसाइट काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि नॉट ओनली द यूआई, नॉट ओनली द डिज़ाइन, इसका कंटेंट भी बहुत बढ़िया है। और इन्होंने जिस हिसाब से एग्जांपल दे दे के समझाया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बात करें अगर तो देखो इन्होंने सर्वर बनाकर दिखाया हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो ये सारा का सारा जो बातें मैंने आपको बताई वो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली रन करवा रखी हैं आपको, और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बता रखी हैं। तो हाँ यार, आपका नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली ये हो सकता है इस पेज पर जाकर Node.js को सीखना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपनी ये एक्सप्रेस ऐप जो है इसको डिप्लॉय करेंगे। एक बहुत ही मिनिमल सी एक्सप्रेस एप्लीकेशन है, इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे, जो कि हमारी website.js करके है। तो ये website.js है, एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर इसको डिप्लॉय करूँगा। एक ये मैंने कंसोल क्यों कर दिया इस तरह से, इसको मैं हटा देता हूँ, ये गलती से मैंने डाल दिया। मेरे हिसाब से सर्वर डेफिनेटली चलेगा अभी भी। हाँ सर्वर चल रहा है, क्या बिल्कुल सही से चल रहा है। इनफैक्ट मैं एक्सप्रेस ऐप को डिप्लॉय करूँगा, ये एक्सप्रेस ऐप को इसको डिप्लॉय करूँगा, ना कि उसको। हाँ ये चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मैं अपनी एक्सप्रेस ऐप को डिप्लॉय करूँगा और आप लोग को लेकर जाऊँगा DigitalOcean में। अब DigitalOcean क्या है और क्या आप लोग को DigitalOcean ही इस्तेमाल करना है, क्या कुछ और आप यूज़ नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली लिनोड, वोल्टर, AWS और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स को यूज़ कर सकते हो। DigitalOcean बस इन कुछ अच्छे प्रोवाइडर्स में से एक है, क्योंकि आजकल प्रोवाइडर्स बहुत सारे आ गए हैं और मैंने सुना है बहुत सारे प्रोवाइडर्स ऐसे भी हैं जिनके पास डाउन टाइम रहता है बहुत सारा। बट अगर आप लोग कोई प्रोवाइडर चुन रहे हो तो ऐसा प्रोवाइडर चुनो यार, जैसे कि AWS है, DigitalOcean है, वोल्टर है, लिनोड है, और तो कोई आ नहीं रहा मेरे दिमाग में इस टाइम। बट और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं जो कि मतलब काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई महाराजा होस्टर करके कोई आ गया या फिर होस्टिंग के किंग करके कोई आ गया, और मतलब समझ रहे हो मेरी बात। कुछ ऐसा प्रोवाइडर यूज़ मत करना अगर सीरियस वेबसाइट आप लोग जो है बना रहे हो। या क्रिएट में क्लिक करना, ड्रॉपलेट्स में क्लिक करना, हम लोग एक ड्रॉपलेट बनाएंगे। $5 मात्र ये लेगा आपसे, ₹5 का सिक्का लेगा, एक 5 का सिक्का लेगा आपसे, ये आपकी ड्रॉपलेट बनवा देगा, ठीक है। ये $5 का सिक्का लेगा आपसे, 5 का ये वाला सिक्का बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, $5 वाली ड्रॉपलेट रेगुलर इंटेल पर क्लिक करके बना लेंगे। जल्दी से हम बैंगलोर चुनेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम चाहते हैं हमारे यूज़र्स इंडिया में रहते हैं। लेट मी बी प्रिसाइज हियर, हमारे यूज़र्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर होना चाहिए। SSH की मैंने अपनी डाल रखी है, आप पासवर्ड भी चुन सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो पासवर्ड चुन लो, यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड चुन लो और वो आपकी ड्रॉपलेट का पासवर्ड होगा। मैंने SSH की चुन ली है। SSH की किस तरह से यूज़ करते हैं ये इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। ये Node.js ट्यूटोरियल मैंने बता रखा है अपने डिप्लॉयमेंट सीरीज़ में। Node.js ट्यूटोरियल के नाम से मैंने इसको होस्ट नेम दे दिया, और Node.js के JS को भी मैं थोड़ा ऐसे रखना चाहता हूँ, Node.js ट्यूटोरियल, ठीक है। Node.js डैश ट्यूटोरियल, डैशेस अलाउड होते हैं उस टाइम में। मैं इसको क्रिएट करूँगा, और जैसे मैं क्रिएट करूँगा इसको आप यहाँ पर देखो कि ये क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। और हम लोग क्या करेंगे फिर, पावर शेल से इसको खोलेंगे। तो मैं SSH लिखूँगा यहाँ पर, और @, और यहाँ पर जो भी इसका IP मुझे मिलेगा वो मैं IP एड्रेस डाल दूँगा, ठीक है। इससे पहले कि ये मैं करूँ, मैं आप लोग को एक अपना ब्लॉग दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है बड़ा मज़ेदार, हाउ टू डिप्लॉय Node.js एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन, ठीक है। ये ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है और इसमें मैंने बता रखा है कि Node.js की ऐप को प्रोडक्शन में किस तरह डिप्लॉय करना है। तो इसमें मैंने इंस्टॉलेशन से लेके पूरा एंड तक बताया हुआ है। हम लोग जल्दी से इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ड्रॉपलेट है वो बन चुकी है। मैं कॉपी कर लूँगा इसके एड्रेस को, SSH root @ ये कुछ इस तरह से मैं करूँगा, और ये लॉगिन हो जाना चाहिए बिना पासवर्ड के। ये कह रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। हाँ अब हो गया, ठीक है। येस मैंने किया, परमानेंटली एडेड टू लिस्ट ऑफ नोन होस्ट्स। अब यहाँ पर ये जैसे ही मैंने कर दिया, आप लोग यहाँ पर देखो Node.js इंस्टॉल कर लो अपनी नई ड्रॉपलेट में। बट उससे भी पहले apt अपडेट ज़रूर कर लिया करो अगर एक नई आपकी नई ड्रॉपलेट है तो। sudo apt अपडेट, ठीक है, अगर आप लोग नॉन रूट यूज़र यूज़ कर रहे हो तो। वैसे हमें नॉन रूट यूज़र यूज़ करना चाहिए। वैसे मैं डिप्लॉयमेंट के बारे में ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं क्विकली आप लोग को बताऊंगा कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे पता है जो लोग डिप्लॉयमेंट सीखना चाहते हैं सीरियस डिप्लॉयमेंट को लेकर, वो मेरे डिप्लॉयमेंट के सीरीज़ को देख लेंगे। तो अगला कमांड जो मैंने रन किया वो ये वाला था। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, नोट सोर्स से Node 14.x डाउनलोड कर रहा हूँ, जो भी लेटेस्ट वर्जन है, और वो मुझे मिल जाएगा। इसके बाद मैं Node.js को इंस्टॉल कर लूँगा। तो जैसे ही मैं नोट सोर्स से अपना इस Node.js को लेकर आऊँगा, Node.js मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो Node.js इंस्टॉल हो रहा है, अनपैकिंग Node.js। ये कमांड Node.js को इंस्टॉल कर देगा। ये कमांड मुझे टेस्ट करा देगा कि हाँ यार मेरा नोड इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नोड का वर्जन है 14.17, npm का वर्जन है 6.14, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब मैं ls करूँगा, cd होम पे जाऊँगा, cd/home पे जाऊँगा सॉरी,
और यहाँ पर क्या करूँगा, mkdir करूँगा, एक नोड ऐप के नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा। और आई थिंक मैंने ये चीज़ की हुई है, यहाँ पर नोड ऐप के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ओके, सो sudo vi app.js करूँगा, जहाँ पर भी मुझे बनाना है अपना ये ls करूँगा, और इसको मैं ऐसे करूँगा, app.js के अंदर अपनी एप्लीकेशन का कोड डाल दूँगा जो कि मेरा यहाँ पर है। ठीक है, पेस्ट करूँगा इस कोड को। अब आगे बढ़ने से पहले हम npm init करेंगे, इसको एज पैकेज हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं सारी फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ दे रहा हूँ, और मैं ls करूँगा तो यहाँ पर मेरी एक package.json आ जाएगी जिसको मैं विम से व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और मैं अब करूँगा क्या कि npm i express करूँगा ताकि एक्सप्रेस मेरा इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने npm install express किया है। इसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि मेरी app.js रन भी करती है कि नहीं, और इंडीड रन कर रही है यार। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, pm2 को इंस्टॉल करूँगा, और pm2 को मैं जैसे ही इंस्टॉल करूँगा वैसे ही यहाँ पर pm2 इंस्टॉल हो जाएगा। pm2 आप लोग कहोगे क्या होता है? pm2 एक प्रोसेस मैनेजर है Node.js के लिए। अगर आप लोग Node.js की एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हो और उसको एज अ प्रोसेस मैनेज करना चाहते हो, आप pm2 को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये करने के बाद मुझे pm2 start app.js करना है, तो मैं pm2 start app.js करूँगा। जैसे ही यहाँ पर देखो ये स्टार्ट हो गई है। कौन से पोर्ट में स्टार्ट हुई है? 3000 पोर्ट में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 3000 पोर्ट में मेरी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं UFW अलाउ 3000 करूँगा। ठीक है, और रूल्स अपडेट हो गए हैं देखो। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी इस IP एड्रेस कोलन, ये जो IP एड्रेस मेरा यहाँ पर था, अब मेरी मशीन के IP एड्रेस कोलन 3000 में मैं जाऊँगा अगर, तो ये देखो मुझे ये एप्लीकेशन मिल गई है। स्लैश पे हेलो वर्ड, और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्लैश अबाउट करूँगा तो दिस इज़ एन अबाउट पेज दिखना चाहिए मुझे। तो मैं इसके स्लैश अबाउट पर जाऊँगा तो दिस इज़ एन अबाउट पेज मुझे दिख गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इस तरह की बहुत ही सिंपल ऐप नहीं होगी। आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी और सीरियस, थोड़ी सी और बढ़िया एप्लीकेशन होगी। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ कि किस तरह से आप लोग IP एड्रेस कॉपी कर सकते हो, तो यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लेना IP एड्रेस आपकी मशीन का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Nginx को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करेंगे। अब आप में से कई लोग हो गए अरे Nginx क्या होता है? Nginx एक वेब सर्वर है, और इसको रिवर्स प्रॉक्सी की तरह हम लोग यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो Nginx को जल्दी से इंस्टॉल करो। और बहुत सारे लोग इसको कॉपी करते हैं और उनको पता भी नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात की एश्योरिटी दे सकता हूँ कि ये जो मैंने गाइड्स लिखी हैं ये बहुत एक्यूरेट है। आप इसको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कर सकते हो, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगा, और वो फाइल में बनाऊंगा साइट्स अवेलेबल के अंदर, और यहाँ पर आप इस कंटेंट को पेस्ट कर दें आई दबाकर, और आप क्या करें कि सर्वर नेम में अपनी साइट का IP एड्रेस डाल दें। अब आप में से कई लोगों की शिकायत ये आएगी कमेंट्स में कि यार आपने एक्सप्लेन नहीं की ये चीज़, जो कर रहे हो उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो। देखो यार, अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो अननेसेसरीली। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये सब चीज़ें कहाँ से सीखनी है। और मैं यहाँ पर ये ln-s जो है ये रन कर दूँगा, जो कि एक सिम लिंक बना देगा मेरा। अब मैं यहाँ पर आप लोग को sudo service nginx रीस्टार्ट, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अब आपके सर्वर की IP एड्रेस पर जैसे ही जाया जाएगा, मैं दिखाता हूँ, आपकी एक्सप्रेस ऐप सर्व होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आप एक डोमेन को भी पॉइंट करके अपने डोमेन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, और डोमेन को आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आपका डोमेन यहाँ पर आएगा। तो आप इस तरह से होस्ट कर सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो अपनी एप्लीकेशन के बारे में। और आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। बट अभी मैं उस बात को एड्रेस करता हूँ जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, कि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होगी कि यार मैंने डिटेल में नहीं बताई ये सब चीज़ें। मैंने एक डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ बना रखी है, और सही बताऊँ सही मायनों में वो बहुत छोटी सी सीरीज़ है, और वीडियोस थोड़े से बड़े बड़े हैं, 17-17 मिनट के हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली टाइम लेती हैं। मैंने टाइम लेके समझाया आप लोगों को। तो ये बड़े वीडियोस जो दिख रहे हैं इतने, ये जो 34-17 मिनट का वीडियो है, ये शायद मैं 10 से 15 मिनट में कवर कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने डिटेल में समझाई एक एक चीज़, बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें समझा रखी हैं आपको। अगर आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में सब कुछ सीखना है कम से कम टाइम में, ये प्लेलिस्ट आपके लिए, और ये अंडररेटेड प्लेलिस्ट है और रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि यार वेबसाइट बना लो, ऐप बना लो, और APIs बना लो, Node.js सीख लो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इसका इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो जो इसकी इंपॉर्टेंस को समझेगा, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा
फुल स्टैक इंजीनियर बनेगा, फुल स्टैक डेवलपर बनेगा। तो ये आना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आप लोग के दिमाग में ये है कि यार मुझे सीखना ही नहीं है कुछ, आप आपने ऐसा बना लिया ओपिनियन अपना, तो डेफिनेटली आप लोग जो है जिस तरह से मैंने कॉपी किए हैं सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और कॉपी भी करोगे जिस तरह से मैंने किया है। आपको अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपकी साइट चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइट डेफिनेटली आपकी चलेगी। बट मैं ये कहूँगा कि टाइम फ्यूचर में निकाल के आप इसको सीख लेना, ठीक है। आई होप कि नोट जेएस का जो ट्यूटोरियल था आपको अच्छा लगा। अगर आपको एक्सप्रेस का ट्यूटोरियल चाहिए इसके जैसा मुझे ज़रूर बताना, और मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को एक्सप्रेस के बारे में एक एक चीज़। सो दैट्स ऑल यार, नोट जेएस के बारे में अभी के लिए इतना ही। मैं आप लोग को ये सारा का सारा कोड जो है वो दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये सारा का सारा कोड डाउनलोड कर पाओगे बहुत ही ईजिली, और बहुत ही आराम से आप जिप फाइल को डाउनलोड करके जो है वो यूज़ कर पाओगे। सो गाइस, आई होप कि ये नोट जेएस का कोर्स आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताओ यार। और यहाँ पर जो चीज़ हम लोगों ने बिल्ड करी, आई होप वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सारा कोड वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज के साथ डाल ही देता हूँ, एज ऑलवेज आप लोगों को मिल जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।